हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द रैपिड रिवीजन वन शॉट सीरीज। हम आज के इस लेक्चर में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम डी एफ ब्लॉक का डिस्कशन करेंगे एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आइए हमारा डिस्कशन हम चालू करते हैं रिगार्डिंग द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप पीरियोडिक टेबल में ऑब्जर्व करें तो बेटा पीरियोडिक टेबल में विल फाइंड कि ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। नाउ दिस ब्लॉक इज डी ब्लॉक एंड दिस इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक राइट। तो अगर आप डी ब्लॉक में देखेंगे तो टोटल 40 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। टोटल 4 हॉरिजॉन्टल रोज हैं यहाँ पे, इन्हें हम क्या बोलेंगे, पीरियड्स बोलेंगे, राइट। तो स्कैंडियम से लेकर जिंक ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। यूटेरियम से लेकर कैडमियम ये 4D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। लैंथनम हॉफनियम से लेकर मरकरी, एक्टिनियम रदरफोर्डियम से लेकर कॉपर्निशियम ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। टोटल 40 एलिमेंट्स डी ब्लॉक में प्रेजेंट हैं। जब आप बात करते हो एफ ब्लॉक की तो टोटल एफ ब्लॉक के अंदर बेटा 28 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 28, 14 तो लेंथनाइट्स हैं और 14 क्या है, एक्टिनाइट्स हैं, राइट। तो सबसे मजेदार बात, सबसे पहली चीज कि स्कैंडियम से जिंक टोटल 10 एलिमेंट क्यों हैं यहाँ पे, बिकॉज एक डी सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 10 एलिमेंट्स एक 3D सीरीज के करस्पॉन्डिंग आपको देखने को मिलने वाले हैं। 4D सीरीज में 10 एलिमेंट्स, 5D सीरीज में भी ऐसे ही 10 एलिमेंट और 6D सीरीज में भी आपको ऐसे ही टोटल 10 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। एफ ब्लॉक के अंदर टोटल लेंथनाइट्स में 14 एलिमेंट्स है, बिकॉज एक एफ सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दैट इज वाई एस ब्लॉक में हमारे पास 2 ही ग्रुप्स होते हैं, बिकॉज एक एस सबशेल में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। और एक पी ब्लॉक में हमारे पास कितने ग्रुप होते हैं, 6 ग्रुप होते हैं, बिकॉज वहां पे टोटल एक पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं मैक्सिमम। तो आपको ये बात समझ आ गई कि टोटल 10-10 एलिमेंट्स ही क्यों हैं हर डी सीरीज के अंदर, और एक हर इनर ट्रांजिशन सीरीज के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 14 + 14 28 एंड 10 × 4 40, टोटल 40 एलिमेंट्स और टोटल 28 एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो डी ब्लॉक में बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, n-1d ऑर्बिटल में जाता है। वो एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं जहां पे आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, उनके n-1d ऑर्बिटल में जाएगा। जैसे अगर n की वैल्यू 4 है, कितनी है n की वैल्यू, 4, मतलब 4th पीरियड के डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो 4th पीरियड में कौन सा डी सबशेल यूज होगा, 3D सबशेल यूज होगा। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, 3D ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, 3D सीरीज बोलते हैं। जब n की वैल्यू 5 हो गई, मतलब 5th पीरियड के डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो 5 - 1 इज 4, 4D। तो 4D सीरीज के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कौन सा डी यूज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको सीरीज का नाम दिया है, राइट। 6th पीरियड में 5D ऑर्बिटल यूज होंगे, इसलिए उनको अपन ने क्या बोला, 5D सीरीज के एलिमेंट्स बोला। और 7th पीरियड के अंदर 6D सबशेल यूज होगा, तो ये 6D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। जैसा कि अभी आपको मैंने डिस्कस किया बेटा, स्कैंडियम से जिंक जो है वो 3D सीरीज हो गया, इट्रियम से कैडमियम 4D सीरीज हो गया। 5D सीरीज में लेंथनम आता है, उसके बाद लेंथनम के साथ 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। देन हॉफनियम से मरकरी एंड 6D सीरीज में एक्टिनियम, देन रदरफोर्डियम से कॉपर्निशियम, राइट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा जा सकता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नोबल गैस आता है, साथ में उसके बाद n-1d के अंदर 1 से 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और आउटरमोस्ट शेल के एस सबशेल में या तो 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलते हैं। बस एक पैलेडियम है बेटा जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 46। एटॉमिक नंबर 46 पे पैलेडियम है, जो कि इस जनरल कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करता। पैलेडियम ये 5th पीरियड का एलिमेंट है। कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 5th पीरियड का एलिमेंट है, लेकिन यहां पे 5th शेल के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, राइट। यहां पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, अप टू द 4th पीरियड तक ही फिलअप हो जाते हैं।
तो आप बात ध्यान रखिएगा कि पैलेडियम ऑल्दो ये एक 5th पीरियड का एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे इसके 5th शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, राइट। तो ये इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि 3D सीरीज एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं। तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d1 4s2, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम यहाँ पे क्या है, एक एक्सेप्शन है। क्रोमियम के अंदर 3D के अंदर हाफ फिल हो जाता है, और ऐसे ही कॉपर के अंदर क्या है, 3D में फुल फिल्ड है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में आ जाता है। क्रोमियम का एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या था, आर्गन 3d4 4s2, लेकिन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां आ गया, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में चला गया, राइट। इससे क्या हुआ, एक्सचेंज पेयर बढ़ गए, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। सिमिलरली केस किसके अंदर है, कॉपर में। कॉपर का एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या था, कॉपर का एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d9 4s2, लेकिन एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में आ गया, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया उसका, आर्गन 3d10 4s1। इससे भी क्या हुआ, एक्सचेंज पेयर में इंक्रीमेंट आ गए, राइट। नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर क्रोमियम के अंदर, इस केस के अंदर कितने होते हैं बेटा, 10, और कॉपर के अंदर 3d10 में एक्सचेंज पेयर कितने होते हैं, 20। तो ये इनके नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर्स हैं। ऐसे ही जब आप इनके कैटायनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कैटायनिक कॉन्फ़िगरेशन में व्हाट वी नो कि इलेक्ट्रॉन हमेशा उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल से बाहर निकलता है जिसका कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो कि जब भी आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4s से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो अगर 4s में भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे आर्गन के अंदर 3d5 हो चुका है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो आर्गन का 3d5 से 3d4 बनाना क्या है, एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, इसमें आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। सेम चीज़ कॉपर के साथ भी है। कॉपर के अंदर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, एक टीडियस टास्क है, बिकॉज यहाँ पे भी क्या है, एक आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने को मिल रहा है। ऐसे अगर आप मैग्नीज में देखोगे तो मैग्नीज के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, क्यों, बिकॉज दूसरा जैसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे आपके पास एक हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गया। और जिंक में भी क्या है बेटा, जिंक में भी आप देखो 4s का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे 3d10 आपको देखने को मिल रहा है। तो जब आप बात करते हो M+ से M2+, आपको IE2 प्रोवाइड करना पड़ता है। क्या प्रोवाइड करना है, IE2, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करना है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है बेटा वो क्रोमियम के लिए और किसके लिए, कॉपर के लिए 19 से ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप बात करते हो मैग्नीज और जिंक, इन दोनों के लिए वैल्यू क्या है, 19 से कम है, ठीक है। IE2 इज मोर देन एक्सपेक्टेड फॉर क्रोमियम एंड कॉपर एंड लेस देन एक्सपेक्टेड फॉर मैग्नीज एंड जिंक, राइट। ऐसे ही अगर आप IE3 की बात करोगे तो स्कैंडियम के लिए बताओ बेटा IE3 क्या होगा, 19 से कम होगा, बिकॉज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है। उसके बाद आयरन के लिए भी क्या होगा, IE3 19 से कम होगा, बिकॉज वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है। ऐसे ही अगर आप बात करो मैग्नीज की, तो मैग्नीज के केस में IE3 क्या होगा, 19 से ज़्यादा होगा, बिकॉज उसका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक डाउन हो रहा है। और ऐसे ही जिंक के केस में भी क्या होगा, अगर आप जिंक में IE3 देखोगे तो वो भी क्या होगा, 19 से ज़्यादा होगा, बिकॉज वहाँ पे भी क्या हो रहा है, उसका D का फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस को आप ध्यान रखिएगा, इनको हम अभी आगे आयनाइजेशन एनर्जी का डिस्कशन करेंगे, तब वहाँ पे मैं ये स्टेटमेंट्स को यूज़ करूँगा कि किसका IE2 19 से ज़्यादा है, किसका IE2 19 से कम है, किसका IE3 19 से ज़्यादा है, किसका IE3 क्या है, 19 से कम है। ये यूज़ होगा और वो कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड बातें हैं सारी, ओके। नाउ अगर आप पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन देखें, ठीक है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल दिखाएं तो बेटा देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आपको कहां कहां देखने को मिलता है। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आपको क्रोमियम में देखने को मिलेगा, कॉपर में देखने को मिलेगा, उसके बाद एटॉमिक नंबर 41 से 47 सारे के सारे, ठीक है। तो यहां नियोबियम से लेकर अप टू सिल्वर एटॉमिक नंबर 41 से 47 सारे के सारे क्या हैं, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद प्लैटिनम, गोल्ड एंड आरजी, ठीक है। तो ये टोटल जो है बेटा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन वाली चीजें हैं। यहाँ पे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से हो गए, क्रोमियम हो गया,
कॉपर हो गया, ये 3D सीरीज के अंदर है। 4D सीरीज के अंदर नियोबियम से लेकर सिल्वर तक सब के सब क्या है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। प्लैटिनम एक्सेप्शनल है, AU एक्सेप्शनल है और RG ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। अच्छा, इनमें एक्सेप्शन है क्या? एक्सेप्शन इन सारे के सारों में एक एक्सेप्शन है, क्या है कि आप इनका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद क्या करना है, इनके आउटरमोस्ट शेल का जो S सब शेल आएगा उसका एक इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना होगा, इनके n-1d के अंदर ट्रांसफर करना है, राइट। बस एक पैलेडियम ध्यान रखना है जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना है, 46। मैंने अभी आपको डिस्कशन किया था कि यहां पे क्या होता है, इसके 5s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कहां चले जाते हैं, 4d में चले जाते हैं। ये 4d10 इसका क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। सर ये एटॉमिक नंबर्स कैसे याद करने हैं, यहाँ पे कैसे एलिमेंट्स को याद कर पाओगे आप? तो देखो यहाँ पे आपको जब देखेंगे तो आपको 3D सीरीज तो क्या करनी है, हॉरिजॉन्टली याद करनी है। उसके बाद सारे सीरीज को आप क्या करोगे, वर्टिकली याद कर लोगे। जैसे बात करते हैं 3D सीरीज की, तो इसका निमोनिक क्या होगा, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने, ठीक है। साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने, ये इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल 3D सीरीज का निमोनिक है। वर्टिकली आप देखोगे, स्कूटर यामा लाना एक्टिवा नहीं, तिवारी जी जरा हाफ रोज फलूदा लाना, विनीता नोबिता सब डब्बू है, कर्मो वाला इट्स SG, इट्स ऑन माय नेम संदीप जी, राइट। उसके बाद मन तक रे भाई, फेरस Fe2+ क्या होता है, फेरस, राइट। तो इसमें आप 3 एलिमेंट्स याद कर लो, फेरस, राइट। अभी कौन रहेगा ईरान के अंदर, नहीं पढ़ोगे तो होगी पिटाई, क्यों आ गई आंटी, RG, वी आर फ्रॉम RG एकेडमी, राइट। सो क्यों आ गई आंटी, RG, जाने क्यों, हक करने। अब नहीं पढ़ोगे तो पिटाई होगी ना आपकी, तो आंटी RG आएगी, और आंटी RG आएगी तो फिर आपको थोड़ा सा लाड प्यार तो मिलेगा ना, राइट। तो जाने क्यों, हक करने। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये निमोनिक्स को यूज करके ये एलिमेंट्स को याद कर सकते हो आप, राइट। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 हमें 3D सीरीज तो याद रहता ही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे आप तो स्कैंडियम से लेकर अगर आप बात करते हो यूटेरियम की, तो यहाँ पे टोटल स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 39, कितना ऐड हुआ, 18 ऐड हुआ, राइट। लैंथनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57, अगेन 18 ऐड हुआ। लैंथनम और एक्टिनियम के अंदर टोटल ऐड होता है 32। इनके एटॉमिक नंबर्स का ये डिफरेंस है, राइट। ऐसे ही अगर आप बात करो ये बाकी के सारे एलिमेंट्स की, ठीक है, तो बाकी के सारे एलिमेंट्स में क्या होता है बेटा, टाइटेनियम से जिरकोनियम की अगर आप बात करोगे, अगर आप टाइटेनियम से जिरकोनियम की बात करो तो यहां पे 18 ऐड हुआ है, और ये सब में होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर टाइटेनियम का कितना होता है, 22 में 18 ऐड करो 40, उसके बाद 32 ऐड होता है, और उसके बाद अगेन 32 ऐड होता है। तो हॉफनियम का एटॉमिक नंबर कोई मुझसे पूछ ले तो तिवारी जी जरा हाफ, हाफ मतलब हॉफनियम हो गया बेटा, ठीक है। तो मुझे हॉफनियम का एटॉमिक नंबर जानना है, तो ये मुझे पता है कि ये किसके नीचे आ रहा है, टाइटेनियम के नीचे आ रहा है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22, राइट। उसमें पहले 18 ऐड करो, 40 हो गया, फिर 32 ऐड करो, 72 हो गया, मैं 72 तक पहुंच गया। अगर मुझे कोई पूछेगा रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर बताओ, तो मुझे पता है कि 72 के अंदर क्या ऐड करना है, मुझे 32 ऐड करना है। 72 में 32 ऐड कर लो, यू विल गेट द आंसर, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये एटॉमिक निमोनिक्स याद करके ये जो आपको मैंने नंबर्स बताए हैं 18, 18, 32 और इसके अलावा क्या बताया 18, 32, 32, तो ग्रुप नंबर, ये ग्रुप नंबर कौन सा हो गया बेटा 4, ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक 18, 18, 32, 18, 32, 32 याद कर लो, और ग्रुप नंबर 3 के अंदर क्या याद करना है 18, 18, 32। तो इस तरीके से आप ये एटॉमिक नंबर्स को याद कर सकते हो, राइट। कौन सा एलिमेंट कहां आने वाला है ये आप आराम से हमें बता सकते हैं, आप आराम से ये काम कर सकते हो, ओके। चलिए अब अपन आगे मूव करते हैं। अब कहलाती है बात कि व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक चीज ध्यान रखिएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनका अगर आप न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो,
ग्राउंड स्टेट न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो या फिर उनके कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, व्हाट यू विल फाइंड कि वहां पे क्या आ रहा है, इनकम्प्लीट डी सबशेल आ रहा है, मतलब वहां पे D1 से D9 ही आ रहे हैं। ग्राउंड स्टेट न्यूट्रल एटम, ग्राउंड स्टेट कैटायनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको। अगर आपको वहां चेक करना है कि क्या D1 से D9 है क्या, अगर है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। तो इस वजह से क्या होता है, ग्रुप 3 से ग्रुप 11 के एलिमेंट्स तो क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रुप 12 के एलिमेंट्स कौन कौन, जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी, ये तीनों में अगर आप ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और इन तीनों के अंदर आप क्या करेंगे, इन तीनों के अंदर अगर आपने इनके +2 चार्ज का, जो कि इनका स्टेबल चार्ज, जो ये एक ही चार्ज शो करते हैं नॉर्मली +2, मरकरी कैन शो +1 ऑल्सो, राइट। अगर आप इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सब में डी क्या है, कंप्लीट है, सब में D10 है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होंगे। क्या ये बात क्लियर है सबको, राइट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है बेटा, जहां पे इनकम्प्लीट डी सबशेल आपको देखने को मिलेगा, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। बस ध्यान रखिए, जिंक कैडमियम मरकरी कॉपर नीशियम ये सब ग्रुप 12 के एलिमेंट्स हैं। ये ग्रुप 12 के एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। ओके, चलिए जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टीज अगर आप देखें तो डी सबशेल जो होते हैं वो इन कंपैरिजन टू एस और पी सबशेल जो होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं। दे आर मोर टूवर्ड्स द आउटर पार्ट ऑफ द एटम, राइट। तो ये लिखा है ना, प्रोट्यूड टू द पेरीफेरी, मतलब वो झांक रहे हैं पेरीफेरी की तरफ, राइट। इससे होगा क्या, उनकी एनर्जी इन कंपैरिजन टू एस एंड पी ऑर्बिटल ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कम स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स, और ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, लाइक दे विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग बिफोर द एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जहां पे आपको सिमिलर डी एन कॉन्फ़िगरेशन मिले, जहां पे सबका D1 कॉन्फ़िगरेशन है, उनका मैग्नेटिक मोमेंट आपको सेम देखने को मिलेगा। जहां D9 कॉन्फ़िगरेशन है, वहां पे आपको सबको क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट सेम देखने को आपको मिलने वाले हैं। अब इनके पास क्या होते हैं, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से नाउ दे कैन शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स की आप एक और डेफिनेशन ऐसे बता सकते हो, इन जनरल डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि दे कैन शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना। उसके बाद जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मली व्हाट वी से कि वहां पे उनकी टेंडेंसी कलर को भी शो करने की होती है, और उससे क्या होगा कि जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप लोगों ने देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन भी करते हैं विद वेरियस टाइप ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स आर बेसिकली लुईस बेसिस। तो पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होने की वजह से वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, कलर्ड आयंस की फॉर्मेशन शो करेंगे, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन भी वो कर सकते हैं। अगर आप इनके इन जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर मेटल्स, ठीक है, विद एक्सेप्शन ऑफ जिंक कैडमियम मरकरी एंड मैग्नीज। बाकी के डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एक से ज्यादा मेटेलिक स्ट्रक्चर को वो शो कर सकते हैं, राइट। ऑल्दो एनसीईआरटी के अंदर आप देखेंगे तो ये लाइन के नीचे एक टेबल गिवन है, जिसमें उन्होंने क्या किया है, अलग अलग BCC FCC ये सारे नाम लिखे हैं, वो टेबल को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। बस लाइन याद रखनी है, विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक कैडमियम मरकरी एंड मैग्नीज ऑल द अदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन शो मोर देन वन टाइप ऑफ मेटेलिक स्ट्रक्चर्स, राइट। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली वो हार्ड होते हैं, लेकिन जिंक कैडमियम मरकरी ये क्या होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, राइट। ये क्या होते हैं बेटा, ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, और ये वोलेटाइल भी होते हैं। लेकिन बाकी के डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, लो वोलेटाइल हैं, इनकी क्या है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, इनकी वॉलेटिलिटी क्या है बेटा, ज्यादा है, राइट। ओके, तो ये चीज भी ध्यान रख सकते हैं आप आराम से। उसके बाद अपन बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट
एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इन सब में होता क्या है? इन सब में आप क्या कर रहे हैं, एटम्स को, जो मेटल्स के एटम्स हैं, इनको एक दूसरे से मेल्ट करोगे, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया आपने, एटम्स को एक दूसरे से दूर किया। जब आप क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, तो आप अगेन एटम्स को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। एटमाइजेशन के अंदर भी क्या होता है, गैसियस फॉर्म के अंदर एटम्स की फॉर्मेशन होती है, तो वहां पे भी आपने क्या किया, एटम्स को एक दूसरे से दूर किया। सो ऑल दीज प्रोसेसेस आर फिजिकल प्रोसेसेस, राइट। फिजिकल प्रोसेसेस में एटम की बिहेवियर तो नहीं बदलेगी, एटम की केमिकल बिहेवियर सेम रहने वाली है, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, ये एटम्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर डिपेंडेंट है। और मेटल के एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में खास तौर पे आप ध्यान रखिए कि मेटेलिक बॉन्डिंग किस पर डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, वहां पे मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये सब मेजरली किस पे डिपेंडेंट है, मेटेलिक बॉन्डिंग पे डिपेंडेंट है, राइट। तो अगर 3D सीरीज एलिमेंट्स के अंदर आपसे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे तो होगा क्या, सबसे पहले स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। उसके बाद मैग्नीज में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, उम्मीद से ज्यादा डिक्रीज करता है। आयरन के अंदर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मोर देन मैग्नीज बट लेसर देन क्रोमियम होगा, राइट। उसके बाद कोबाल्ट निकल के अंदर मेल्टिंग पॉइंट घटता है, कॉपर जिंक के अंदर मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, और ज्यादा घट जाता है, राइट। तो ऐसा हमें ग्राफ मेल्टिंग पॉइंट का देखने को मिलता है फॉर द 3D सीरीज एलिमेंट्स। तो ये क्या ऑन है बेटा, मैग्नीज है, ये आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, दिस इज क्रोमियम, लाइक दिस, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि स्कैंडियम से क्रोमियम के अंदर मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, राइट। उसके बाद क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उम्मीद से ज्यादा कम है, ठीक है, बिकॉज मैग्नीज में स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग क्या है, उम्मीद से बहुत ज्यादा कम हो जाती है, बिकॉज इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, 3d5 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है इसके पास, राइट। उसकी वजह से हुआ क्या कि स्टेबिलिटी ज्यादा आ गई। स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ही न्यूक्लियस से ज्यादा बाउंडेड हैं, तो मेटेलिक बॉन्डिंग में उतना इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। सिमिलर ट्रेंड आपको जो है मेल्टिंग पॉइंट का, सिमिलर ट्रेंड आपको कहां देखने को मिलेगा, ये 3D सीरीज में है, 4D सीरीज में भी आपको सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलेगा। जैसा मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट उम्मीद से कम होता है, वैसे ही टेक्टेशियम Tc का भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उम्मीद से कम होता है। उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 43, मैग्नीज का 25 है ना, तो उसमें 18 ऐड कर दो, 43। तो Tc का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उम्मीद से कम होता है, राइट। तो अगर आप ग्रुप 3 और ग्रुप 12 में देखोगे तो डेट्स द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, 3D सीरीज का ज्यादा है, 4D का उससे कम, और 5D का उससे कम होता है। इन जनरल हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इन जनरल हम ऑब्जर्व करते हैं बेटा, ये तो किसके लिए हो गया, 3D सीरीज के लिए हो गया। ऐसे अगर आप 4D सीरीज की बात करोगे ना, तो 4D सीरीज के अंदर भी आपको ऐसा देखने को मिलता है। 4D सीरीज के मेल्टिंग पॉइंट 3D सीरीज से ज्यादा होते हैं, और 5D सीरीज के मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा होते हैं, राइट। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, पॉइंट टू बी नोटेड, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग डी ब्लॉक में इंक्रीज करती है, ठीक है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग इंक्रीजेस। तो हमें इन जनरल देखने को मिलता है, जैसे ग्रुप 4 से ग्रुप 12 देखोगे तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ती है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D। लेकिन ग्रुप 3, ग्रुप 12 एंड ग्रुप 11 में वी सी द एक्सेप्शन। ग्रुप 12 के अंदर, ग्रुप 3 के अंदर डाउन द ग्रुप जाने पे मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, और ग्रुप 11 के अंदर डाउन द ग्रुप जाने पे घट रहा है, लेकिन 5D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 4D सीरीज से ज्यादा है, मतलब कॉपर का सबसे ज्यादा, देन Au, देन Ag, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये दो यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये इन जनरल बात को फॉलो करने वाला है। पूरे
डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है। ये अराउंड 3400 केल्विन का यहां पे क्या है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट है। हर ट्रांजिशन सीरीज के अंदर अगर आप चेक करोगे तो ग्रुप नंबर 6 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 6 है यहां पे। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 6 है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है डी ब्लॉक के अंदर वो मरकरी का है। कितना है? -38 डिग्री सेल्सियस। राइट, कितना है? -38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डेट्स टंगस्टन, डेट्स टंगस्टन। ठीक है, और सबसे कम मरकरी का होता है। मरकरी जिंक से भी कम उसका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है, -38 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये बात किसकी हो गई? मेल्टिंग पॉइंट की हो गई। सिमिलर बात हम किस में करेंगे? एटमाइजेशन एनर्जी में भी करेंगे। तो एटमाइजेशन एनर्जी में जो सवाल आपसे पूछा जाता है सबसे पहला कि 3D सीरीज के अंदर एटमाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है? कीप इन माइंड इट्स वेनेडियम। किसकी ज्यादा है? वेनेडियम का सबसे ज्यादा है। 3D सीरीज के अंदर सबसे कम कौन? जिंक। 3D सीरीज बोला है। अब बोल दिया ट्रांजिशन मेटल्स, 3D ट्रांजिशन मेटल्स में सबसे कम कौन? मैग्नीज। बिकॉज जिंक तो ट्रांजिशन मेटल है ही नहीं ना। जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ओके, उसके बाद इन जनरल का बात करेंगे तो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 9 में ये इन जनरल बात फॉलो कर रहा है। 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D। ग्रुप 10 और 11 के अंदर क्या होता है बेटा? अगेन डाउन द ग्रुप एटमाइजेशन एनर्जी बढ़ती तो है लेकिन 3D सीरीज की एटमाइजेशन एनर्जी 4D से ज्यादा है। और ग्रुप 12 के अंदर क्या होता है? एटमाइजेशन एनर्जी घट जाती है। तो मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? जिंक से कम होगा। नॉट मेल्टिंग पॉइंट, एटमाइजेशन एनर्जी क्या होगा? वो जिंक से कम होगा। अगर आप मेल्टिंग पॉइंट भी देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है? मरकरी का कम ही है। ये जिंक है, ये कैडमियम है और ये मरकरी है। ठीक है, हाईएस्ट एटमाइजेशन एनर्जी एंटायर डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा किसकी है? टंगस्टन की है। राइट, हाईएस्ट एटमाइजेशन एनर्जी इन ईच ट्रांजिशन सीरीज ग्रुप 5 टंगस्टन किसका है? ग्रुप 6 का एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन ग्रुप 3D सीरीज और 4D सीरीज में 3D सीरीज एंड 4D सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा किसका होता है? ग्रुप 5 का। लेकिन 5D सीरीज के अंदर किसका है? ग्रुप 6 का। ये 5D सीरीज का एलिमेंट है। ओके, फाइन। तो ये बात किसकी हो गई? एटमाइजेशन एनर्जी की बात हो गई। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस बेटा ये डिपेंड करते हैं जेड इफेक्टिव एंड शील्डिंग के ऊपर। तो यहां पे अगर आप चर्चा करेंगे बेटा तो एटॉमिक रेडियस का ये आपके सामने ऑर्डर है। ये इस पर सवाल पूछा जा चुका है आपसे। तो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम। राइट, उसके बाद जिंक मैग्नीज का नंबर आता है, देन वेनेडियम, क्रोमियम। कॉपर का जो रेडियस है वो निकल, कोबाल्ट और आयरन से भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। उसके बाद आयनिक रेडियस में भी ध्यान रखिए कि निकल 2+ और कॉपर 2+ का आयनिक रेडियस क्या है? सबसे कम है। और Mn2+ का आयनिक रेडियस क्या है? सबसे ज्यादा है। ठीक है, और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। 3D से ज्यादा 4D और 5D सीरीज का साइज होता है, लेकिन 4D एंड 5D सीरीज का साइज क्या है? ऑलमोस्ट एक दूसरे के सिमिलर होता है बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी की अगर आप बात करोगे तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट डेंसिटी क्या करती है? 3D सीरीज एलिमेंट्स में इंक्रीज करती है, लेकिन जिंक की डेंसिटी क्या है? उम्मीद से कम है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जिंक की डेंसिटी क्या है? उम्मीद से कम है। और वेनेडियम और क्रोमियम के बीच में ये वैल्यू आती है। बाकी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर का ध्यान रखना है। राइट, तो ये ऑर्डर प्लीज एटॉमिक रेडियस का ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या करता है? इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, राइट, उसका ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा अनयूजुअल ट्रेंड है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कैसे इसे आप याद कर सकते हो। स्कैंडियम अपनी पोजीशन पे है, मैग्नीज अपनी पोजीशन पे है, और जिंक भी कहाँ है? अपनी ही पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। स्कैंडियम, मैग्नीज और जिंक ये तीनों अपनी पोजीशन पे प्रेजेंट हैं। राइट, स्कैंडियम के बाद अगला एलिमेंट कौन आता है? टाइटेनियम, तो फिक्स एलिमेंट के पहले आ गया। मैग्नीज के बाद अगला एलिमेंट कौन आता है? आयरन, फिक्स पोजीशन से पहले आ गया। राइट, उसके बाद टाइटेनियम का वेनेडियम, क्रोमियम आते हैं,
तो पहले वाली फिक्स पोजीशन से आगे लिख दो, राइट। आयरन के बाद अगला एलिमेंट कौन आते हैं, निकेल, ठीक है। जैसे मैग्नीज के पहले लिख लो, मैग्नीज के पहले कौन है, वेनेडियम क्रोमियम है ना बेटा, तो इनको इस पहले वाले फिक्स एलिमेंट के आगे लिख दो। ऐसे ही जिंक के पहले फिक्स एलिमेंट कौन है, निकेल कॉपर, तो इनको आप मैग्नीज के आगे लिख दो। कोबाल्ट बचा, इसे कॉपर और आयरन के बीच में लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, राइट। फिर अभी आपको मैंने बताया Ie2 और Ie3, तो मैग्नीज का जो Ie2 है वो क्या है, 19 से कम है। क्रोमियम का Ie2 19 से ज्यादा है, कॉपर का Ie2 19 से ज्यादा है, जिंक का Ie2 19 से कम है। ऐसे अगर आप बात करेंगे स्कैंडियम का Ie3 19 से क्या है, कम है, राइट। आयरन का Ie3 19 से कम है। क्रोमियम का नॉट क्रोमियम, मैग्नीज का जो Ie3 है वो 19 से ज्यादा है, और जिंक का Ie3 क्या है, ये भी 19 से ज्यादा है, राइट। ये चीज हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने ये बात को ऑब्जर्व किया, तो आप इन ट्रेंड्स को भी आराम से याद कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ये है आपके सामने ऑक्सीडेशन स्टेट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं, बिकॉज इनके बॉन्डिंग में N-1 डी के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं NS के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो इसकी वजह से क्या कर सकते हैं बेटा, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्कैंडियम जो है सिर्फ एक ही स्टेट को शो करता है, और जिंक भी क्या करता है, सिर्फ एक ही स्टेट को शो करता है। बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा स्टेट्स को शो कर रहे हैं। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक नंबर ऑफ स्टेट्स क्या कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और उसके बाद मैग्नीज से जिंक तक नंबर ऑफ स्टेट्स क्या कर रहे हैं, घटते जा रहे हैं, राइट। तो नंबर ऑफ स्टेट्स पहले स्कैंडियम से मैग्नीज तक इंक्रीज करते हैं, उसके बाद टिल जिंक ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज के अंदर कौन सी है, +7। 3D सीरीज में हाईएस्ट स्टेट क्या शो हो सकती है, +7, लेकिन एंटायर डी ब्लॉक के अंदर हाईएस्ट स्टेट कौन सी शो होती है, +8, ठीक है। Ru एंड OS आयरन के नीचे है ना, फेरस FeRuOS, Ru और OS ये जो है बेटा एलिमेंट्स, ये +8 को भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये +8 को भी शो करेंगे। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है सम कैटायनिक स्पीशीज का, तो टाइटेनियम 4+ टाइटेनियम 3+ से ज्यादा स्टेबल होती है, बिकॉज टाइटेनियम 4+ के पास एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। Mn2+ और Mn3+ में से Mn2+ क्या है, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है। ये चीज, ये ऑर्डर आप प्लीज, ये जो मैंने स्टेबिलिटी के ऑर्डर बताए हैं आपको, ये अभी आपको आगे जाके काम आएंगे, राइट। Mn2+ जो है वो Mn3+ से ज्यादा स्टेबल है, लेकिन Fe3+ Fe2+ से ज्यादा स्टेबल है। ऐसे ही क्रोमियम 3+ जो है वो क्रोमियम 2+ से क्या है, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये इनकी जो स्टेबिलिटी है, Mn2+, Mn3+, Fe3+, Fe2+, क्रोमियम 3+, क्रोमियम 2+, इनकी स्टेबिलिटी आप कंपेयर कर सकते हो यूजिंग द CFSE कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। यहां पे ये सब कैटायनिक स्पीशीज की जो स्टेबिलिटी है हम एक्वस मीडियम में कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करो, वाटर एज ए लिगेंड, और फिर आप इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लो, तो आपको बात समझ आ जाएगी कि कैसे ये एक दूसरे से कंपेयर किए जा रहे हैं। बट ये ऑर्डर याद रखना जरूरी है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो एक दूसरे से एक यूनिट डिफर करती है। देखो +2, +3, +4, +5, +6, +7, एक एक यूनिट बढ़ती जा रही है। लेकिन पी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, नॉर्मली सक्सेसिव एलिमेंट, सक्सेसिव स्टेट फॉर एलिमेंट 2 यूनिट से डिफर करता है। जैसे आप क्लोरीन की बात करो, क्लोरीन के अंदर -1, +1, +3, +5, +7 ये इनके कॉमन स्टेट्स हैं। तो इनमें कितने यूनिट्स का डिफरेंस है, 2-2 यूनिट्स का डिफरेंस है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप हायर स्टेट की स्टेबिलिटी घट जाती है। लेकिन डी ब्लॉक में उल्टा है, डी ब्लॉक में ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप हायर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। पी ब्लॉक में ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप हायर स्टेट की स्टेबिलिटी घटी, लोअर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ी। दैट इज बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में होता क्या है, इनर्ट कोर के अंदर जो डी और एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करने की वजह से क्या होता है, आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
उनमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं पी ब्लॉक के अंदर, एनएस और एनपी के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एनएस के इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, उसकी वजह से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने में उनको डिफिकल्टी होती है, तो उनके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ग्रुप 13 के अंदर अगर आप बात करोगे तो डाउन द ग्रुप आने पे +1 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ग्रुप नंबर 14 के अंदर +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ग्रुप नंबर 15 के अंदर +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ग्रुप नंबर 16 के अंदर +4 की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, राइट। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है। लेकिन डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक में इसका रिवर्स ट्रू है। डी ब्लॉक में ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप हायर स्टेट की स्टेबिलिटी क्या करती है, बढ़ जाती है। हायर स्टेट की स्टेबिलिटी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो इससे आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर बताओ, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात आपसे पूछी जा सकती है। जैसे बात करते हैं किसकी, CrO4 2- MoO4 2- एंड WO4 2-। तो इन सब में अगर आप सेंट्रल एटम की स्टेट को जाओगे तो +6 +6 +6, ये सब अपनी किस में है बेटा, हायर स्टेट के अंदर है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप अब क्या होगा, +6 ज्यादा स्टेबल है इन केस ऑफ टंगस्टन, ठीक है। क्रोमियम में इन कंपैरिजन टू मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन +6 क्या है, कम स्टेबल है और इनकी हाईएस्ट स्टेट है। मतलब क्या हो गया इसका कि क्रोमियम अपने आप को ज्यादा स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट करना चाहेगा, हाईएस्ट स्टेट है मतलब ये उससे ऊपर जा नहीं सकता, मतलब उसके नीचे ही जाएगा। नीचे जाएगा मतलब खुद को रिड्यूस करेगा, और खुद को रिड्यूस करेगा मतलब किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर क्या होगा, इस तरीके से होगा। ऐसे ही आप मैग्नीज वाले ग्रुप में भी देख सकते हो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है, राइट। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट जो है बात वो ये है कि जो पाई एक्सेप्टर, ये वर्ड काफी काम का है। पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर के जो लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, ये उनके साथ क्या कर सकते हैं, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। एग्जाम में क्या होता है बेटा, एग्जाम में आपको यही लाइन देंगे, लेकिन क्या करेंगे वो पाई एक्सेप्टर की जगह लिख देंगे पाई डोनर लिगेंड्स। हमें लगेगा कि लाइन सेम है, लेकिन ऐसा है नहीं। पाई एक्सेप्टर है, पाई डोनर नहीं है वहां पे, वो आपको एग्जाम में पाई डोनर लिख के देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए जी, अब ट्रेंड्स इन E0 वैल्यूज ऑफ M2+ से M, तो ये जो वैल्यूज हैं E0 की, ये 3 एनर्जीज पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी 3 एनर्जीज हैं, सबसे पहले क्या करना होगा आपको यहाँ पे, सबसे पहले आपको M सॉलिड को M गैस में कन्वर्ट करना होगा, M गैस को M2+ गैस में कन्वर्ट करना होगा, और वाटर में रिएक्शन करा रहे हैं तो M2+ एक्वस बनाना होगा, ठीक है। क्या बनाना होगा, M2+ एक्वस। तो ये कौन सी एनर्जी हो गई बेटा, एटमाइजेशन एनर्जी। ये क्या हो गया, IE1 और IE2, और ये क्या हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। क्या हो गया, ये हाइड्रेशन एनर्जी हो गया। कीप इन माइंड कि पीरियोडिक 3D सीरीज के अंदर इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूं कि 3D सीरीज के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, निकल 2+ और कॉपर 2+ की सबसे ज्यादा है, और Mn2+ की हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, सबसे कम है, ठीक है। 3D सीरीज के अंदर निकल 2+ Cu2+ की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, और ऐसे ही Mn2+ की हाइड्रेशन एनर्जी क्या है इन द 3D सीरीज, सबसे कम है, ठीक है। तो मेजरली जो E0 की वैल्यूज हैं ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, IE1 + IE2 की वैल्यू पे। उसमें भी IE1 की वैल्यूज पे ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं आती, किस पे डिपेंडेंसी आती है ज्यादा, IE2 में डिपेंडेंसी आती है। तो जहां पे IE2 की वैल्यू ज्यादा है, जहां पे IE2 की वैल्यू ज्यादा है, वहां पे क्या होगा, M से M2+ बनाना मुश्किल काम है। तो अगर आप इसको रिवर्स तरीके से सोचो कि M से M2+ बनाना मुश्किल है, तो मतलब M2+ से M जाना आसान है, राइट। M2+ से M जाना आसान है। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट क्या करता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, राइट। तो आप देखो M2+ से अगर आप M की बात करोगे तो सारी वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है। ये सब के सब क्या है, SRP वैल्यूज हैं, रिडक्शन पोटेंशियल है। इनके रिडक्शन पोटेंशियल क्या है बेटा, नेगेटिव है, एक्सेप्ट कॉपर।
कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। मतलब कॉपर क्या करना चाह रहा है, कॉपर जो है बेटा वो Cu2+ से Cu में जाना चाह रहा है। ठीक है, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, इनके 2+ स्टेट से 0 स्टेट में जाना नहीं चाह रहे, वो सब क्या करना चाह रहे हैं, अपने कैटायनिक फॉर्म में ही रहना चाहते हैं। राइट, तो ऑन मूविंग डाउन लेफ्ट टू राइट क्या होता है यहाँ पे, E0 ऑफ M2+ से M की वैल्यू इंक्रीज करती है। बाकी के सारे एलिमेंट्स की E0 की वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है, लेकिन कॉपर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और इस पॉजिटिव वैल्यू होने की वजह से कॉपर डाइल्यूटेड एसिड से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर सकता, बिकॉज उस केस के अंदर क्या होता है, अगर आप सोच, रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, कॉपर सॉलिड प्लस 2H+ एक्वस इज गिविंग H2 गैस प्लस कॉपर 2+ एक्वस। इस केस में E0 की वैल्यू जो आती है वो नेगेटिव आती है। राइट, तो सेल पोटेंशियल नेगेटिव आ गया, तो ये रिएक्शन क्या है बेटा, फिजिबल नहीं है। लेकिन कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्शन शो कर सकता है। जैसे कॉपर की रिएक्शन अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं, यहाँ पे डाइल्यूटेड एसिड्स का मतलब क्या है पहले ये समझ लो। जैसे डाइल्यूटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl से भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, डाइल्यूटेड H2SO4 से भी रिएक्शन शो नहीं करता कॉपर। लेकिन कॉपर किसके साथ रिएक्शन शो कर सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो उस केस में कॉपर विल कन्वर्ट टू कॉपर सल्फेट एंड H2SO4 विल रिड्यूस टू SO2। ठीक है, डाइल्यूटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये दोनों भी क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं। दोनों ही केस में कॉपर क्या बनाएगा, अपना रेस्पेक्टिव नाइट्रेट बनाएगा। विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, NO2 के अंदर। एंड विद डाइल्यूटेड HNO3 रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO के अंदर, नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेगा उस केस में। ठीक है, तो ये रिएक्शंस शो होंगी। उसके बाद जैसा कि आपको बताया कि मैग्नीज, निकल और जिंक, ठीक है, इनका जो IE2 क्या है, मैग्नीज का IE2, जिंक का IE2। मैग्नीज और जिंक के केस में IE2 की वैल्यूज क्या है बेटा, उम्मीद से कम है। जब इनकी वैल्यू उम्मीद से कम है तो इनका जो E0 होगा M2+ से M का, वो भी क्या होगा, उम्मीद से कम होगा। IE2 उम्मीद से ज्यादा, IE2 उम्मीद से ज्यादा, देखो क्रोमियम का IE2 उम्मीद से ज्यादा था, कॉपर का IE2 उम्मीद से ज्यादा था, तो इनकी E0 ऑफ M2+ से M की वैल्यू भी क्या है, उम्मीद से ज्यादा ही है। लेकिन मैग्नीज और जिंक, इनका IE2 क्या था, उम्मीद से कम, तो इनकी E0 ऑफ M2+ से M भी क्या है, उम्मीद से कम है। ओके, तो और निकल के केस में क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, इसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से क्या होता है, यहां पे इसका E0 ऑफ M2+ से M क्या है, उम्मीद से कम है। और ये इनका क्या है बेटा, ये इनका ऑर्डर ऑफ E0 ऑफ M2+ से M है। ऑन मूविंग लेफ्टवर्ड I1 और I2 का समेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट डाइवेलेंट कैटायन फॉर्म करने का टेंडेंसी क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये इनका ऑर्डर है। देखिए बेटा, मैंने क्या बोला, मैग्नीज और जिंक की वैल्यू क्या होगी, उम्मीद से कम होगी, तो मैग्नीज की वैल्यू I2 उम्मीद से कम है, क्रोमियम का IE2 क्या है, उम्मीद से ज्यादा, तो इसका E0 भी क्या है, उम्मीद से ज्यादा। जिंक का IE2 उम्मीद से कम, तो इसकी E0 भी क्या है, उम्मीद से कम। और कॉपर का IE2 क्या है, उम्मीद से ज्यादा, तो इसका E0 की वैल्यू भी क्या है बेटा, उम्मीद से ज्यादा है। उसके बाद E0 ऑफ M3+ से M2+, इसका मतलब क्या है बेटा कि M3+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल चेक करना होता है। तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल के देखो बेटा, ये 3 वैल्यूज नेगेटिव, अगले 3 वैल्यूज पॉजिटिव, 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, मतलब इन तीनों का +3 से +2 में जाना मुश्किल काम है, और मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट का +3 से +2 में जाना आसान काम है।
ठीक है, ये ई नॉट की वैल्यूज को देख के आप जज कर रहे हो। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट ये वैल्यूज इन जनरल क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। स्कैंडियम और आयरन के लिए ये जो ई नॉट ऑफ, ऑल दो स्कैंडियम के लिए वैल्यू गिवन नहीं है, निकल कॉपर जिंक के लिए भी वैल्यू गिवन नहीं है। थियोरेटिकली आपसे पूछ रहे स्कैंडियम के लिए M3+ है, M2+ जो होगा वो 19 से ज़्यादा या 19 से कम, तो हम बोलेंगे देखो स्कैंडियम के केस में क्या है, I3 जो है ना वो 19 से कम है, बिकॉज वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, इसलिए क्या होगा, इसका ई नॉट ऑफ M3+ से M2+ भी क्या होगा, 19 से कम होगा। सेम आयरन के केस में 3d5 कॉन्फ़िगरेशन आता है तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, ई नॉट की वैल्यू 19 से कम आएगी। मैग्नीज और जिंक के केस में I3 19 से ज़्यादा है, तो इनका ई नॉट ऑफ M3+ से M2+ भी क्या है, 19 से ज़्यादा है। ऐसे ही वेनेडियम 2+ भी क्या होता है, वेनेडियम 2+ भी ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अगेन ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आप कंपेयर कर सकते हो। CFSE के साथ ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनाना है विद वाटर एज लिगेंड, तो आप V2+ और V3+ की स्टेबिलिटी आप कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग देयर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। T2G और EG फॉर्म लिख के आप इनका कंपेरिजन कर सकते हो, राइट। तो जहाँ पे ई नॉट की वैल्यू, SRP की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब वो खुद रिड्यूस होना चाह रहे हैं, मतलब किसी और को वो ऑक्सीडाइज करना चाह रहे हैं, तो आउट ऑफ 3+ स्टेट कोबाल्ट 3+ सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, उसके बाद Mn3+ का नंबर आता है, उसके बाद Fe3+ का नंबर आता है। जिनका SRP का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, राइट। तो आउट ऑफ दिस सबसे अगर आप देखेंगे तो टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, ये सब के सब क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, क्रोमियम, जिनके एसआरपी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव, मोर नेगेटिव इज एसआरपी, more negative is SRP, more is the reducing behavior, more positive is the SRP, more is the oxidizing behavior, राइट। तो इस तरीके से Cr2+ क्या होगा, Cr2+ जो है बेटा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, Cr2+ क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है। वेनेडियम, उसके बाद टाइटेनियम 2+ का नंबर आता है, देन वेनेडियम 2+ का नंबर आता है। तो अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर ये है, Fe3+, Mn3+ एंड कोबाल्ट 3+। ठीक है, ऐसे अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट की बात करोगे तो सबसे कम रिड्यूसिंग कौन है, वेनेडियम 2+, उसके बाद टाइटेनियम 2+, उससे ज़्यादा, एंड क्रोमियम 2+, उससे भी ज़्यादा। ये सवाल आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इस तरीके से आप वैल्यूज़ 3+ से 2+ की E0 की याद कर सकते हो अगर आपको ये बिहेवियर याद है तो। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ हायर स्टेट्स, तो नॉर्मली स्कैंडियम से मैग्नीज का जो हाईएस्ट स्टेट है स्कैंडियम +3 होता है। ठीक है, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6, मैग्नीज +7, ये इनके ग्रुप नंबर से मैच कर रहे हैं हाईएस्ट स्टेट। उसके बाद ये ट्रेंड क्या होता है, नॉर्मली बेटा फॉलो नहीं होता है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स लोअर स्टेट्स के अंदर, मतलब +2 +3 स्टेट के अंदर ये नॉर्मली कौन से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। इनके हायर स्टेट्स के अंदर ये आयनिक कंपाउंड हो गया, हायर स्टेट्स के अंदर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैग्नीज की बात करो तो +2 स्टेट है, +2 स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना आसान है, राइट। तो ये आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन वहीं पे अगर आप KMnO4 की बात करो तो इसमें जो MnO4- आयन है ना, KMnO4 ओवरऑल आयनिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें MnO4- में मैग्नीज ऑक्सीजन के बॉन्ड्स कैसे हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड है, बिकॉज मैग्नीज यहाँ +7 है, 7 इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नीज से निकालना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, उसके बाद इनके जो हाईएस्ट स्टेट के कंपाउंड्स है नॉर्मली किसके साथ बनते हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बनते हैं। ऑक्सीजन के साथ क्या होता है बेटा, वहां पे मल्टीपल बॉन्ड्स को फॉर्म करने की टेंडेंसी है, और हाईयर स्टेट जो होती है इनकी वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू द मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, ये हेलोजेंस के साथ कंपाउंड हो गए। तो देखिए टाइटेनियम हाईएस्ट स्टेट में +4 के अंदर सारे हेलाइड्स की फॉर्मेशन कर रहा है, TiX4 लिखा है। यहाँ पे X का मतलब क्या है, फ्लोरीन से आयोडीन सारे के सारे हैं। X का मतलब क्या है, फ्लोरीन से आयोडीन सारे के सारे। तो टाइटेनियम +4 में सारे हेलाइड्स की फॉर्मेशन करता है, टाइटेनियम +4 में सारे हेलाइड्स की फॉर्मेशन करता है, राइट। +3 में भी सारे हेलाइड्स की फॉर्मेशन करता है, लेकिन +2 के अंदर, ठीक है,
3 का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन से आयोडीन, मतलब TiF2 जो होता है वो अनस्टेबल होता है। TiF2 क्या है, अनस्टेबल है, क्यों, फ्लोरीन इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या करेगा, टाइटेनियम को +2 में रखता ही नहीं, वो +3 +4 में ले जाता है। तो अगर हाईएस्ट स्टेट अनस्टेबल है तो आप ध्यान रखिएगा वहां पे किसी हैलाइड की हाईएस्ट स्टेट अनस्टेबल है वो आयोडीन के साथ होगी, और किसी हैलाइड की लोअर स्टेट अनस्टेबल है तो वो फ्लोराइड के साथ होगी। ठीक है, जैसे देखो वेनेडियम +5 बना रहा है VF5, लेकिन वेनेडियम में +4 में देखो 1 का मतलब क्या, फ्लोरीन से ब्रोमीन है, सिर्फ आयोडाइड नहीं बन रहा, अनस्टेबल है, बिकॉज I- इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, F2 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड I- इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही क्रोमियम हाईएस्ट स्टेट में क्या फॉर्म कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ CrF6। मैग्नीज में हाईएस्ट स्टेट, मैग्नीज की हाईएस्ट स्टेट कितनी है, +7, ये +7 में कोई भी हैलाइड की फॉर्मेशन नहीं कर रहा। विद रेस्पेक्ट टू मैग्नीज ओनली हैलाइड कंपाउंड +4 में बनता है, तो +7 में क्या बनता है, +7 में ओनली हैलाइड नहीं बनता, +7 के अंदर ये एक और कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है MnO3F, यहां पे स्टेट कितना है इसका, +7 है। ठीक है, तो मैग्नीज +4 +3 में क्या कर रहा है, फ्लोराइड्स की फॉर्मेशन कर रहा है, राइट, लेकिन +2 के अंदर ये सारे हैलाइड्स बनाता है। आयरन के अंदर देखो अगेन हाईएस्ट स्टेट अनस्टेबल है, तो क्या होगा, I-, तो FeI3 जो है वो अनस्टेबल होता है, FeF3 FeCl3 FeBr3 क्या है, स्टेबल है। ऐसे ही अगर आप देखें तो कोबाल्ट के केस में हाई स्टेट में क्या बन रहा है, सिर्फ CuF3, +2 स्टेट में ये सारे के सारे हैलाइड्स की फॉर्मेशन कर रहा है। निकल +2 स्टेट में सारे हैलाइड्स की फॉर्मेशन कर रहा है। अगर आप कॉपर के केस में देखोगे तो कॉपर जो है बेटा +2, कॉपर का स्टेट क्या है यहाँ पे, +2 के अंदर ये सिर्फ फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स बनाता है स्टेबल। स्टेबल कौन है इसके, क्लोराइड्स एंड फ्लोराइड्स, राइट। अगर आप +1 में देखोगे तो अगेन 3 लिखा आ रहा है, 3 का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन से आयोडीन, मतलब फ्लोराइड। कॉपर का +1 स्टेट में फ्लोराइड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, राइट, वो उसकी टेंडेंसी बनने की बहुत कम होती है। और जिंक +2 स्टेट में सारे हैलाइड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से मेरे नज़रिए से अगर आप इस टेबल को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी कि अगर हाईएस्ट स्टेट अनस्टेबल आ रही है कोई भी, राइट, हैलाइड में, तो वो I- के साथ है। अगर लोअर स्टेट अनस्टेबल आ रही है हैलाइड की, ठीक है, तो वो फ्लोराइड के साथ है, राइट। तो इस तरीके से आप इस टेबल को याद कर लोगे। तो यही पॉइंट जो अभी मैंने सारे डिस्कस किए वो आपके सामने हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू द ओनली फ्लोराइड कंपाउंड्स, हाईएस्ट स्टेट क्या है इनकी, +6, किसके अंदर है, CrF6 के अंदर, ठीक है, इन CrF6, ठीक है। टाइटेनियम सारे हैलाइड्स बना सकता है, वेनेडियम +5 में सिर्फ VF5 बनाता है, इसमें VCl5 VBr5 और Vi5 ये अनस्टेबल हैं, और ये क्या कर सकते हैं, पानी से रिएक्ट करके VOCl3 VOBr3 VOI3 की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे दूसरे कंपाउंड्स क्या हैं, यहाँ पे HCl बनता है, विद VBr5 HBr बनेगा, एंड विद Vi5 HI की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। क्रोमियम हाई स्टेट में +6 बना सकता है। मैग्नीज ओनली हैलाइड कंपाउंड +7 में नहीं बनाता, लेकिन अगर उसे हैलाइड बनाना है विद ऑक्सीजन बन सकता है MnO3F, बिकॉज ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा सुपीरियर है देन फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द कंपाउंड इन हायर स्टेट्स, ठीक है। बियॉन्ड मैग्नीज कोई भी ट्राई हैलाइड नहीं बनता एक्सेप्ट FeX3, X आयोडीन नहीं हो सकता बिकॉज I- इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड CuF3, ठीक है। तो ये आपको बता ही दिया मैंने कि लोअर स्टेट में क्या होते हैं, फ्लोराइड्स अनस्टेबल होते हैं। उसके बाद कॉपर 2+ जो होता है, इनके सारे हैलाइड्स अपने को पता है, देखो कॉपर 2+ के सारे हैलाइड्स पता है एक्सेप्ट कौन कौन, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। हालांकि आयोडाइड CuI2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, CuBr2 एग्जिस्ट करता लेकिन अनस्टेबल है, ठीक है। तो यही बात यहां पे लिखी जा रही है कि Cu2+ के सारे हैलाइड्स बनते हैं, आयोडाइड बनता ही नहीं है, CuBr2 बनता लेकिन अनस्टेबल है। तो इस केस में क्या होता है, Cu2+ और I- एक दूसरे से रिएक्ट कर जाते हैं। Cu2+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
I माइनस क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, ये Cu2 प्लस को Cu+1 में रिड्यूस कर देता है, क्या फॉर्म करता है Cu2Y2, और I माइनस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, I2 में कन्वर्ट हो गया, I माइनस का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही Cu+1 के कंपाउंड्स नॉर्मली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं एक्वस मीडियम में, बिकॉज एक्वस मीडियम में क्या होता है बेटा, Cu+1 जो है वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है, Cu2+ की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ सर, Cu+ के अंदर तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D10 होता है साहब, राइट सर। कॉपर 2+ का कॉन्फ़िगरेशन तो 3D9 है सर, स्टेबल तो 3D10 है, तो फिर भी कॉपर+1 कॉपर 2+ में क्यों कन्वर्ट हो रहा है बेटा, वो गैसियस मीडियम में Cu+ ज़्यादा स्टेबल है देन Cu2+। लेकिन जब आप एक्वस मीडियम में बात करोगे तो वन मोर टाइप ऑफ एनर्जी कम्स इनटू द सिनेरियो, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, और Cu+ और Cu2+ में से हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा किसकी, Cu2+ की, चार्ज ज़्यादा साइज कम, और Cu+ से Cu2+ बनाने की जो आयनाइजेशन एनर्जी लग रही है, हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज होती है ना वो उससे भी ज्यादा है। तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज क्या करती है बेटा, ये ओवरकम कर जाती है, ठीक है, ये कंपनसेट कर जाती है किसको, IE2 ऑफ कॉपर। इसलिए एक्वस मीडियम में Cu2+ ज्यादा स्टेबल है, ध्यान रखिए एक्वस मीडियम में कौन ज्यादा स्टेबल, Cu2+, राइट, और गैसियस फेज में Cu+ ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे जब आप बात करते हो ऑक्साइड्स की, तो आप देखो हाईएस्ट स्टेट के अंदर +3 में स्कैंडियम, +4 में टाइटेनियम, +5 में वेनेडियम, +6 में क्रोमियम, एंड +7 के अंदर कौन बन रहा है, मैग्नीज। अपने हाईएस्ट स्टेट में ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, फ्लोराइड्स में नहीं होता, ये MnF7 नहीं बनता बेटा, ठीक है। फिर एक चीज और ध्यान रखिए कि भाई Mn3O4, Fe3O4, CO3O4 ये मिक्स्ड ऑक्साइड्स हैं। क्या है ये, मिक्स्ड ऑक्साइड है। सारे के सारे एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स +2 स्टेट में कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, एक्सेप्ट स्कैंडियम, स्कैंडियम ये फॉर्मेशन नहीं करता। 3D सीरीज में सारे एलिमेंट्स +1 स्टेट में कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं, कॉपर बनाता है, कॉपर +1 स्टेट में क्या कर रहा है, ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा होगा, राइट। तो ये बात किसकी हो गई, ऑक्साइड फॉर्मेशन की। तो ये बात अपन ने यहाँ पे लिखी है कि ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स कहाँ बनते हैं, हायर टेम्परेचर से बनते हैं। इनका हाईएस्ट स्टेट जो है इनके ग्रुप नंबर से कॉन्साइड करता है फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज, ठीक है। बियॉन्ड ग्रुप 7 कोई भी ग्रुप नंबर के साथ हाईएस्ट स्टेट मैच नहीं करती। आयरन जो है, आयरन जो है वो +3 स्टेट के अंदर हाईएस्ट स्टेट इसकी स्टेबल स्टेट कौन सी है, +3, Fe2O3 बनाते हैं। लेकिन आयरन जो है एक आयन की फॉर्मेशन करता है, अपन क्या बोलते हैं, फेरेट आयन, FeO4 2-, इसमें स्टेट क्या है, ये +6 है, और ये सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में ही स्टेबल होती है, बनती है, ठीक है। इंटरमीडिएट होता है ये एल्कलाइन मीडियम के अंदर, किसी भी रिएक्शन का एक इंटरमीडिएट हो सकता है +6 स्टेट का, लेकिन ये क्या करता है, रेडिली डिकम्पोज हो जाता है अगेन Fe2O3 और O2 के अंदर। स्टेबल स्टेट क्या है, आयरन का हाईएस्ट स्टेबल स्टेट +3 है, FeO4 2- फेरेट आयन इंटरमीडिएट है रिएक्शन में। ऐसे कुछ ऑक्सोकेटाइंस भी बनते हैं, तो वेनेडियम और टाइटेनियम के ऑक्सोकेटाइन बनते हैं। वेनेडियम का +5 एंड वेनेडियम का +4 के अंदर ऑक्सोकेटाइन बनता है। +5 के अंदर ये VO2 पे +1 चार्ज ले रहा है, ये +5 है, और ऐसे ही +4 के अंदर VO पे 2+ का चार्ज आ रहा है, ठीक है, राइट। और टाइटेनियम +4 के अंदर TiO पे 2+ चार्ज ले रहा है। ये 3 ऑक्सोकेटाइंस की फॉर्मेशन हो सकती है। बाकी आपको बताया था मैंने, ऑक्सीजन सुपीरियर है हाईयर स्टेट में स्टेबल करने के लिए देन फ्लोरीन, जस्ट बिकॉज वो क्या कर सकता है, मल्टीपल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर सकता है, राइट। अब हाईयर स्टेट में एग्जाम्पल है इसका कि विथ फ्लोरीन हाईयर स्टेट क्या है, +4 बन सकती है, विद ऑक्सीजन Mn2O7 बना सकता है। ये Mn2O7 का स्ट्रक्चर है, इस पर सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कितने यहाँ पे Mn डबल बॉन्ड O है, 6 है, राइट। क्या यहाँ पे सारे MnO बॉन्ड सिमिलर है क्या, सेम है क्या, नहीं है, बिकॉज ये ब्रिज्ड बॉन्ड है, ठीक है। ये बॉन्ड क्या है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है देन डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या है, वीकर है देन डबल बॉन्ड,
राइट। ऐसे ही ये क्या करते हैं बेटा, कुछ ऑक्सो एनायंस की भी फॉर्मेशन करते हैं ऑफ द टाइप MO4N-। किस किस के साथ होती है, वेनेडियम +5 के साथ। वेनेडियम +5 के साथ ये फॉर्म करता है VO4 3-। क्रोमियम +6 के साथ ये फॉर्म करता है CrO4 2-। मैग्नीज +5 के साथ ये फॉर्म करता है MnO4 3-। मैग्नीज +6 के साथ MnO4 2-। मैग्नीज +7 के साथ MnO4-। राइट। MnO4- वी नो परमैग्नेट आयन होता है, MnO4 2- वी नो मैग्नेट आयन होता है, MnO4 3- हाइपोमैग्नेट। क्या नाम है इसका, हाइपोमैग्नेट। ऐसे ही CrO4 2- वी नो क्रोमेट होता है, VO4 3- इज वेनेडेट आयन। ठीक है, तो परमैग्नेट, मैग्नेट, हाइपोमैग्नेट, क्रोमेट एंड क्या है ये वेनेडेट आयन है, ये इनके नाम है। ठीक है, ये कुछ ऑक्सो एनायंस बनाते हैं। ऑक्सो कैटायंस 3 बनते हैं, VO2 पे +1, VO पे 2+, TiO पे 2+। ठीक है, और ऐसे ही ऑक्सो एनायंस का ध्यान रखिएगा आप, ऐसे और भी बनते हैं। स्टेबल MO4N- टाइप की ये 5 है। ऐसे तो FeO4 2- भी है ना, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है। ठीक, दे कैन एग्जिस्ट इन द एक्वस सोल्यूशन। FeO4 2- एल्केली मीडियम में इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल है, वो कम ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर, Fe2O3 और O2 के अंदर, इट विल ब्रेक डाउन। ओके, उसके बाद अभी आपको बताया कि सारे कंपाउंड्स क्या करते हैं, +2 स्टेट के ऑक्साइड्स बनाते हैं, स्कैंडियम नहीं बनाता। राइट, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, फजान्स रूल की वजह से क्या होगा वहां पे, फजान्स रूल की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर घटेगा। Mn2O7 क्या है, कोवेलेंट ग्रीन ऑयल है, बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड्स कैसे सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। राइट, और बिकॉज जहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है ऑक्साइड्स में, वहां पे क्या होता है, एसिडिक बिहेवियर डोमिनेट करता है। तो अगर आप Mn2O7 ले लो, तो Mn2O7 को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, ये क्या फॉर्म करता है, HMnO4 की। सर कैसे याद करा आपने भाई, मुझे +7 स्टेट में एक बात बताओ मुझे, कि आप बताओ +7 स्टेट में मुझे कौन सा एनायन मैग्नेट का पता, मैग्नीज का पता होता है, पर मैग्नेट ना, MnO4- +7 स्टेट है ना। राइट, तो Mn2O7 में मैग्नीज +7 में है, तो +7 स्टेट का आप ऑक्सो एनायन ढूंढो और उसमें H+ ऐड कर दो। ऐसे अगर आप बात करो कि इसकी CrO3 भी कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड है, CrO3 भी कैसा है, एसिडिक है। तो क्रोमियम का +6 स्टेट, बिकॉज यहाँ पे क्रोमियम की स्टेट कितनी है, +6, तो क्रोमियम का +6 स्टेट का आप क्या ढूंढो, क्या ढूंढना है, ऑक्सो एनायंस। अरे दो होते हैं, CrO4 2- एंड CR2O7 2-, दोनों में क्रोमियम किस में, +6 में है, तो दोनों क्या आप बना दीजिए, H2CrO4 प्लस H2Cr2O7, दोनों मिलते हैं आपको। ठीक है, +6 स्टेट वाले हैं, ये +7 है, ये +6 है, और ये +6 है। राइट, ऐसे ही ये +3, ये +4, ये +5। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, राइट, तो होता क्या है, आयनिक कैरेक्टर घटता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑक्साइड्स का एसिडिक बिहेवियर बढ़ेगा। तो ये बेसिक होता है, ये एम्फोटेरिक होता है। V2O4 NCERT बेसिक बोल रही है, तो आप बेसिक का ध्यान रखें, लेकिन अगर आप एक्चुअल V2O4 की बात करेंगे बेटा, तो इन रियल V2O4 भी क्या है, एम्फोटेरिक है, इसका बेसिक बिहेवियर डोमिनेट करता है। V2O5 भी एम्फोटेरिक है, इसका एसिडिक बिहेवियर डोमिनेट करता है, बट NCERT सेज बेसिक है, तो बेसिक ध्यान दो इसका। ऐसे वहीं पे आप CrO की बात करोगे, CrO3 क्या होता है, बेसिक। V2O3 कैसा है, बेसिक। V2O4 कैसा है, बेसिक। और V2O5 कैसा है, एम्फोटेरिक। CrO3 बेसिक, Cr2O3 कैसा है, एम्फोटेरिक। CrO3 कैसा है, एसिडिक। ये बिहेवियर ध्यान रखिए। अब V2O4 क्योंकि बेसिक है तो H+ से रिएक्ट करेगा। V2O4 में स्टेट क्या है वेनेडियम का, +4, तो देखो इसने ऑक्सो कैटायन बनाया, इसने ऑक्सो कैटायन बनाया +4 स्टेट का ही।
V2O5 में स्टेट क्या है वेनेडियम का +5, H प्लस से रिएक्ट करके ऑक्सोकेटायन ही बना रहा है +5 स्टेट का, और V2O5 क्योंकि एम्फोटेरिक है तो बेस से भी रिएक्ट करेगा, ये +5 का ही क्या बना रहा है, ऑक्सो एनायन बना रहा है +5 स्टेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर, तो मैग्नेटिक बिहेवियर के अंदर आपको बस एक तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है मैग्नेटिक मोमेंट का, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इसका वैल्यू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ n+2 बोहर मैग्नेटॉन। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है बेटा, इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू के अंदर स्पिन प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट दोनों आते हैं। स्पिन का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, ऑर्बिटल का मतलब क्या, न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा है, राइट, ऐसे आप समझ सकते हो उसे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के अंदर सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट लेते हैं, डी ब्लॉक के अंदर भी 3D सीरीज के अंदर मेनली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट काम में आता है। लेकिन अगर आप बात करते हो 4D 5D 6D सीरीज या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट, वहां पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो स्पिन और ऑर्बिटल दोनों की वजह से काउंट होता है, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वेंच्ड है, मतलब सिग्निफिकेंस कम है उसका, राइट। तो ये वैल्यू ज्यादा, ये वैल्यू कम, ये वैल्यू कम, ये वैल्यू कम, ये वैल्यू ज्यादा। ठीक है, ज्यादा कम 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 ज्यादा। उसके बाद आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर में रेंज आती है, और ये वैल्यू हमेशा देखो रेंज से कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट्स को याद कर सकते हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, तो फॉर्मेशन ऑफ जो आयंस कलर आयंस हैं वो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स पे भी, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करते हैं, राइट, लिगेंड्स पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। तो हम नॉर्मली यहाँ पे जब कलर की बात कर रहे हैं बेटा, हम जब यहाँ पे कलर की चर्चा कर रहे हैं, राइट, तो हम कलर की चर्चा बेटा किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम कलर की चर्चा देखेंगे इनके वाटर एज ए लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। जैसे कॉपर 2+ एक्वस का मतलब क्या है हमारे लिए, CuH2O6 2+ एक्वस। तो इनको मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो देखो +3, जैसे निकल +3 शो नहीं करता, कॉपर +3 शो नहीं करता, जिंक +3 शो नहीं करता, तो स्कैंडियम से लेके कोबाल्ट तक सब +3 शो कर रहे हैं। ये इनके कलर्स हैं एक्वस मीडियम में, राइट। वाटर एज ए लिगेंड 6 वाटर लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। तो इसका निमोनिक क्या है, क्लेवर पैरट गेव वेरी वाइब्रेंट येलो बेरीज। क्लेवर पैरट गेव वेरी वाइब्रेंट येलो बेरीज, ये +3 स्टेट में है। Fe3+ याद रखो येलो होता है। कंफ्यूजन आए कि सर ये निमोनिक +3 का है या किसी और स्टेट का है, तो याद रखो Fe3+ क्या होता है, येलो। Fe3+ येलो विद वाटर एज ए लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। याद रख लोगे तो याद हो जाएगा कि क्लेवर पैरट गेव वेरी वाइब्रेंट येलो बेरीज। ऐसे ही +2 स्टेट के अंदर स्कैंडियम +2 शो नहीं करता। टाइटेनियम भी +2 क्या है, वाटर एज ए लिगेंड अनस्टेबल है। वेनेडियम से बात चालू होती है। ठीक है, तो वेनेडियम से लेके जिंक तक पूरा आता है ये। कॉपर 2+ ब्लू होता है, तो ब्लू से आप याद रखोगे क्या, वेरी ब्राइट प्रेशियस जेम्स, वेरी ब्राइट प्रेशियस जेम्स प्रोड्यूस ग्लोइंग ब्लू कलर। और Ti4+ कलरलेस, वेनेडियम 4+ ब्लू। ये सारे कलर्स की ट्रिक है याद करने की। तो एग्जाम में थोड़ा सा 4 नंबर लाना ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए आप निमोनिक याद कर लेंगे तो आपको ये कलर्स आसानी से याद हो जाएंगे सारे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन मेनली क्यों होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से, छोटा साइज और हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से। तो लुइस बेस से ये लोन पर आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, और वेरिएबल स्टेट होने की वजह से। तो ये 3 पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन क्यों करते हैं, हाई चार्ज डेंसिटी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से।
उसके बाद कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, ये भी क्यों होती है बेटा, बिकॉज ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि I माइनस और H2OH2 जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, आप एज ए कैटलिस्ट क्या यूज कर सकते हो, आंसर इज Fe3+। ठीक है, ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। I माइनस प्लस H2OH2 गिव्स I2+ सल्फेट। तो यहाँ पे आयोडीन -1 में है, यहाँ आयोडीन 0 में है, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो गया, राइट। यहाँ सल्फर +6 में है, यहाँ भी सल्फर किस में, +6 में है, तो ये तो ऑक्सीडेशन नंबर तो बदला ही नहीं। तो हुआ क्या यहाँ पे 8 ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन -2 में है और 2 ऑक्सीजन -1 में है, और यहाँ सारे के सारे ऑक्सीजन किस में आ गए, -2 में आ गए। तो यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, -1 से -2 चला गया। यहाँ पे H2OH2 में क्या होता है, परऑक्सी लिंकेज होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, परऑक्सी लिंकेज है। तो Fe3+ पहले क्या करता है, I- को ऑक्सीडाइज करता है। देखिए बताया ना, FeI3 नहीं बनेगा, ये अपन ने पढ़ा अभी, FeI3 नहीं बनने वाला, तो वो Fe2+ और I2 की फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये Fe2+ क्या करता है, H2OH2- से रिएक्ट करता है, Fe2+ वापस से Fe3+ में चला गया और H2OH2- किस में चला गया, सल्फेट में चला गया। तो ये वेरिएबल स्टेट अडॉप्ट कर पा रहा है आयरन, इसलिए ये रिएक्शंस पॉसिबल है। उसके बाद ये कुछ कैटलिस्ट के यूजेस हैं। MnO2 ड्राई बैटरी सेल में यूज होता है। V2O5 जो होता है ये H2SO4 के फॉर्मेशन में एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। जब आप SO2 + O2 की रिएक्शन करा के क्या फॉर्म कर रहे हैं, SO3 की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एज ए कैटलिस्ट का यूज होता है, V2O5 का यूज होता है। TiCl4 विद ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम, ये एज ए जिगलर कैटलिस्ट यूज होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन। आयरन मॉलिब्डेनम, ये हेबर्स प्रोसेस में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया यूज होता है। निकेल हाइड्रोजनेशन में यूज होता है। PdCl2 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये एक वेकर प्रोसेस है और इसमें क्या होता है, इथाइन इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। उसके बाद निकेल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस या फिर बेंजीन के पॉलीमराइजेशन में काम में आता है। AgBr फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में यूज होता है। प्लेटिनियम रोहोडियम एलॉयज जो होते हैं बेटा, ये HNO3 की फॉर्मेशन में काम आते हैं, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में काम आते हैं। ठीक है, जिसमें क्या करना होता है, अमोनिया को NO में कन्वर्ट करना होता है। अमोनिया प्लस O2 गिव्स NO। ये जो रिएक्शन है प्लस वाटर मिलेगा, तो ये जो रिएक्शन है इसे कैटलाइज कौन कर रहा है, प्लैटिनम एंड रोडियम के एलॉय। उसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब होता है ये मेटल के एटम्स हैं, मेटल्स के एटम्स के बीच में यू कैन सी दीज आर सम वैकेंट स्पेसेस। ये वैकेंट स्पेसेस में क्या होते हैं, छोटे साइज के एटम्स, दे कैन अकोमोडेट दीज प्लेसेस, दीज आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट्स। तो इसलिए कंपाउंड का नाम क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं। ये छोटे साइज के एटम्स बना सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, राइट। ये क्या कर सकते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में पूछ लें तो ध्यान रखिएगा कि ये तो ना ही आयनिक है ना ही ये कोवेलेंट है, ये क्या है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। और इनके कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, प्योर मेटल से ज़्यादा है। इनकी हार्डनेस प्योर मेटल से ज़्यादा है। इनकी मेटेलिक कंडक्टिविटी प्योर मेटल की जैसी होती है। और ये केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, इनकी रिएक्शन नहीं होती। तो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उसके बाद आती है एलॉयज की फॉर्मेशन। तो एलॉयज की फॉर्मेशन आप ध्यान रखिए, पहला लाइन कि वो एलिमेंट्स डी ब्लॉक के एलॉय फॉर्मेशन में एक दूसरे के साथ मिक्सिंग में जा सकते हैं जिनकी रेडियस का डिफरेंस क्या है, लेस देन 50%। मतलब एक मेटल के रेडियस अगर 100 पिकोमीटर है तो दूसरा मेटल जो उसके साथ एलॉय फॉर्मेशन करेगा उसकी रेडियस 85 पिकोमीटर से 115 पिकोमीटर के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑफन ये क्या होते हैं, जो मेटल्स कंबाइन के एलॉय फॉर्मेशन से उनसे हार्ड होते हैं, उनसे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, कोरोजन से ये रजिस्ट करते हैं, राइट। फेरस एलॉयज किस किस के बनते हैं, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, ये वैरायटी टाइप ऑफ स्टील्स बनाने में काम में आते हैं। ब्रास में कॉपर, जिंक, ब्रॉन्ज में कॉपर, टिन, सोल्डर के अंदर टिन, लेड, एंटीमनी। ठीक है, टिन, लेड, एंटीमनी। ड्यूरेलुमिनियम के अंदर एल्यूमिनियम, कॉपर। तो इस तरीके से आप ही कर सकते हैं, इनका कॉम्पोजिशन याद कर सकते हैं। गन मेटल, कॉपर, टिन, लेड एंड जिंक। ठीक है, जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक एंड निकेल। यूके कॉपर कॉइंस,
ठीक है। यूके कॉपर कॉइन्स क्या, कॉपर कोटेड स्टील है। ऐसे ही सिल्वर यूके कॉइन्स का मतलब क्या, कॉपर निकल का एलॉय है ये, राइट। ये आपको एनसीईआरटी में डी ब्लॉक में सबसे लास्ट में जो यूजेज है वहां लिख कर दिए हैं। उसके बाद बात करते हैं किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनता है, जब आपने क्रोमाइट ओर लिया, क्रोमाइट ओर की रिएक्शन किससे करवाई, Na2CO3 एंड O2 के साथ, ठीक है। क्रोमाइट ओर, ये क्रोमाइट ओर बेसिकली जो ये FeCr2O4 है, ये FeO प्लस Cr2O3 का मिक्स्ड ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले क्या बनता है, Na2CrO4 बनता है, ठीक है। Na2CrO4 का कलर कैसा होता है, एक येलो कलर का सॉल्यूशन बनता है। एसिडिक मीडियम में वो येलो कलर का सॉल्यूशन एक ऑरेंज कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, Na2Cr2O7। Na2Cr2O7 का कलर कैसा है, ऑरेंज है। और वो जो ऑरेंज सॉल्यूशन है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराता है और फॉर्म करता है K2Cr2O7। विद रेस्पेक्ट टू Na2Cr2O7, K2Cr2O7 का सॉल्युबिलिटी कम होता है, तो ये अपने को सॉलिड फेज में मिलता है, राइट। तो Na2Cr2O7 इज मोर सॉल्युबल देन K2Cr2O7, K2, ठीक है। उसके बाद हम जब भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं K2Cr2O7 का ज़्यादा यूज करते हैं रादर देन Na2Cr2O7, बिकॉज Na2Cr2O7 क्या है, हाइग्रोस्कोपिक है। प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन बदलनी नहीं चाहिए। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या हो गया कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो अगर वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगी ना, इसलिए Na2Cr2O7 को हम एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज नहीं करते हैं। K2Cr2O7 हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है, इसलिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड K2Cr2O7 का यूज हो सकता है। अभी आपको रिएक्शन बताया कि क्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया, तो क्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया, और डाइक्रोमेट को अगर आपको क्रोमेट में कन्वर्ट करना है तो आप मीडियम को क्या कर दो, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, तो क्रोमेट आयन में सारे CRO बॉन्ड्स क्या हैं, बराबर होते हैं, लेकिन डाइक्रोमेट आयन के अंदर ये CRO बॉन्ड्स बराबर हैं, ये CRO बॉन्ड्स बराबर हैं, ठीक है, और ये CRO बॉन्ड बराबर है। तो जो येलो मार्क्ड हैं ये 6 CRO बॉन्ड, टर्मिनल CRO बॉन्ड्स बराबर हैं, और ये ब्रिज्ड CRO बॉन्ड है, ठीक है। ब्रिज CRO बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है, ब्रिज CRO बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है बेटा वो 179 पिकोमीटर है, और जो टर्मिनल CRO बॉन्ड इनकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 163 पिकोमीटर है। CRO CR का बॉन्ड एंगल कितना, 126 डिग्रीज है, राइट। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि टर्मिनल जो बॉन्ड्स है वो स्ट्रॉन्गर हैं देन द ब्रिज्ड बॉन्ड्स, ठीक है। तो CrO4 2- +6 स्टेट, Cr2O7 2- +6 स्टेट, मतलब यहाँ पे D में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो दोनों के दोनों कैसे हैं, डायमैग्नेटिक हैं। दोनों का शेप कैसा है, टेट्राहेड्रल, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी कैसी है, sp3, और यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp3, राइट। ये येलो कलर्ड है, ये ऑरेंज कलर्ड है, ठीक है। यहाँ पे 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड है, यहाँ पे कितने पी पाई बॉन्ड है, 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 4 डी पाई पी पाई बॉन्ड है, ठीक है। नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड याद रखिए, 2 हैं और 4 हैं। यहाँ पे कलर जो होता है, बिकॉज ये डायमैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं आता, यहाँ कलर आता है बिकॉज ऑफ द चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। कलर क्यों आ रहा है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। ये कलर भी क्यों आ रहा है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, राइट। ये कुछ इसकी क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है। तो K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद क्या करता है, Cr3+ में कन्वर्ट होता है। ये कैसा कलर है Cr2O7 का, ऑरेंज, और Cr3+ का कलर कैसा है, ग्रीन। यहाँ पे लिगेंड कौन है Cr3+ के साथ, जैसे आपने जो भी एसिड लिया, लेट्स से अगर आपने H2SO4 लिया तो यहाँ पे लिगेंड कौन आ जाएगा, सल्फेट। वैसे देखा जाए तो Cr3+ का जो कलर है बेटा, Cr3+ जो है ना वो वायलेट कलर का है जब वाटर लिगेंड है, लेकिन जब यहाँ पे लिगेंड क्या हो गया बेटा, जब आपका लिगेंड बदल के कौन हो गया, सल्फेट आयन हो गया, तो सल्फेट आयन के केस में क्या होगा,
कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। या अगर आप CrCl3 भी हो जाएगा तो कलर क्या हो जाएगा इसका, ग्रीन। तो ये K2Cr2O7 क्या करता है, I माइनस को I2 में कन्वर्ट करता है, Sn2 प्लस को Sn4 प्लस में, H2S को सल्फर में, Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में, सल्फाइड को सल्फेट में, नाइट्राइड को नाइट्रेट में, SO2 को सल्फेट में कन्वर्ट करता है, राइट। तो ये रिएक्शंस एग्जाम से पूछी जाती है, तो प्लीज बस ध्यान रखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, I माइनस I2 में जा रहा है। देन विद H2O2 ये क्या फॉर्म करता है, CrO5 की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। CrO5 के अंदर क्या होता है, 2 परऑक्सी लिंकेज है, ठीक है, देयर आर 2 परऑक्सी लिंकेज, और एक क्या है, ऑक्सो बॉन्ड है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, और CrO5 का कलर कैसा होता है बेटा, डीप ब्लू सॉल्यूशन बनता है ये, और ये ऑन स्टैंडिंग ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये क्या बना लेता है, Cr3+ की फॉर्मेशन कर लेता है। चलिए आइए मूव करते हैं किसके ऊपर, KMnO4 पे। तो पायरोलिसाइट लिया MnO2, इसकी रिएक्शन किससे करवाई, एल्कली से करवाई, इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप KNO3 या फिर KClO3 का भी यूज कर सकते हैं। तो इस केस में सबसे पहले क्या बनेगा, K2MnO4 बनेगा। K2MnO4 कैसा होता है, डार्क ग्रीन कलर्ड होता है, ठीक है, +6 स्टेट होती है यहाँ पे। अब क्या होता है, K2 अगर आपने KNO3 लिया तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशनली KNO2 बन जाता है। अगर आपने KClO3 लिया तो एडिशनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे KCl मिलेगा। अभी जो K2MnO4 है ये आपसे पूछा जाता है कमर्शियल मेथड, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन है, ये +6 से +7 में कन्वर्ट हो गया। और अगर आपको बोला कि नॉर्मल क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम दिया है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन है एल्कलाइन मीडियम में, और डिस्प्रपोर्शनेशन कर रहे हैं न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम दिया तो डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा, +6 जो है वो +4 और +7 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, KMnO4 मिल जाएगा। ये जो फ्लो डायग्राम है ना पूरा, ये जो फ्लो चार्ट है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम का है, ठीक है। येलो कलर ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो रहा है एसिडिक मीडियम में, ध्यान रखिए। एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। K2Cr2O7 के क्रिस्टल्स मिल रहे हैं ऑरेंज कलर के। फिर ऐसे ही यहाँ पे एक ब्लैक कलर का MnO2 डार्क ब्राउन ब्लैक कलर्ड कंपाउंड है, एल्कली मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराई, डार्क ग्रीन कलर का कंपाउंड मिला। डार्क ग्रीन कलर का कंपाउंड डिस्प्रपोर्शनेट हो गया न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में, तो क्या मिलेगा आपको, वहां पे अगेन ब्लैक कलर का कंपाउंड मिल जाएगा, प्लस एक सॉल्यूशन मिलेगा डार्क पर्पल कलर का। MnO4- का कलर कैसा होता है, KMnO4 का कलर कैसा होता है, डार्क पर्पल कलर का होता है। ऐसे ही एल्कलाइन मीडियम में इसका क्या किया, ऑक्सीडेशन कर दिया इलेक्ट्रोलाइटिक, तब भी आपको क्या मिल गया, KMnO4 मिल गया। लैब में क्या होता है, Mn2+ H2OH2-, अगेन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, यहाँ पे परऑक्सो लिंकेज है, तो ये Mn2+ MnO4- में कन्वर्ट हो गया, और H2OH2- SO4 2- में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लिखा भी देखो नाम में लिखा है परऑक्सो। उसके बाद प्रॉपर्टीज, ये डार्क पर्पल कलर का कंपाउंड है, ये KClO4 के साथ आइसोस्ट्रक्चरल है, ये वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल नहीं है, इसको आप थर्मली डिकम्पोज करोगे, ये रिएक्शन भी पूछी जाती है। तो KMnO4 को थर्मली डिकम्पोज करने पे ये क्या किया, इसने +6 का कंपाउंड बना दिया, MnO2 बना दिया। ऐसे ही एक रिएक्शन ये भी होती है K2Cr2O7, इसे हीट करोगे तब ये फॉर्म करता है K2Cr O4 प्लस Mn प्लस Cr2O3 प्लस O2। तो याद करने का तरीका क्या है फिर दोनों को, तो देखो दोनों में +6 स्टेट के रेस्पेक्टिव सेंट्रल एटम के कंपाउंड मिल गए। MnO2 एम्फोटेरिक होता है, Cr2O3 भी क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, और साथ में O2 मिल रहा है, मतलब इनके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मिलते हैं, ओके। फिर डायमैग्नेटिक है, और इसका वीक टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म, मतलब टेम्परेचर बदलने पे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करके पैरामैग्नेटिज्म आ सकता है यहाँ पे। ये इनके स्ट्रक्चर्स है, ये +6 स्टेट है, ये +7 स्टेट है। तो यहां पे कलर क्यों आता है, बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन, और यहां कलर क्यों आता है, बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। यहां पे लिगेंड टू मेटल
चार्ज ट्रांसफर होता है। दोनों कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों टेट्राहेड्रल हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सारे MNO बॉन्ड बराबर हैं, यहाँ पे भी सारे MNO बॉन्ड बराबर है ड्यू टू द रेजोनेंस, ठीक है। उसके अलावा पर मैग्नेट आयन के अंदर बॉन्ड ऑर्डर 1.75 है, मैग्नेट के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5 है। यहाँ 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड है और यहाँ पे 3 डी पाई बॉन्ड है। यहाँ 2 डी पाई थोड़ा सा चेंज, ये डी पाई पी पाई बॉन्ड है और यहाँ पे 3 डी पाई पी पाई बॉन्ड है। ओके, ये इनके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बात हो गई बेटा। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, तो MnO4 माइनस हर मीडियम में, भले वो एसिडिक मीडियम हो, न्यूट्रल मीडियम हो या फिर वीकली एल्कलाइन मीडियम हो, हाईली एल्कलाइन मीडियम हो, ये हर जगह क्या करता है, अपना ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये किसके अंदर हो गया, हाईली बेसिक मीडियम में। ये हाईली बेसिक मीडियम के अंदर किस में कन्वर्ट होता है, MnO4 2 माइनस में। न्यूट्रल या फिर वीकली बेसिक मीडियम के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है MnO2 के अंदर, और एसिडिक मीडियम में ये Mn2+ में कन्वर्ट होता है। मतलब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रही है, इसके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही है। पर मैग्नेट आयन जब H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 मोलर, मतलब pH 0 के ऊपर वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन ये वाटर क्या है, ये रिएक्शन क्या है, एक्सट्रीमली स्लो है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे Mn2+ जो बनते हैं ना बेटा, ये Mn2+ जो बन रहे हैं हाईली एसिडिक मीडियम में, ये एज ए ऑटो कैटलिस्ट बिहेव करते हैं, ये रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं। फिर एसिडिक मीडियम के अंदर I-, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, I- I2 में कन्वर्ट होता है, Fe2+ Fe3+ में, ऑक्सलेट CO2 में, H2S सल्फर में, नाइट्राइट नाइट्रेट में, सल्फाइड सल्फेट में। ये ऑक्सीडाइजिंग मीडियम, ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है। ऐसे ही अगर आप न्यूट्रल या फेंटली अल्कालाइन मीडियम में देखोगे, मैंने I- वाली रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंट बोली थी, तो I- न्यूट्रल या फिर अल्कालाइन मीडियम में IO3- में जाता है, एसिडिक मीडियम में I2 में जाता है। ये रिएक्शन बार बार पूछी जाती है, राइट। थायोसल्फेट को ये सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। Mn2+ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Zn या फिर ZnO, ये MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ना एग्जैक्टली ये ऐसी है, Mn2+ प्लस MnO4-, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये कॉन प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का उल्टा रिएक्शन जो होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं अपन किसकी, F ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो F ब्लॉक एलिमेंट्स में आखिरी इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो N-2 F ऑर्बिटल में जाता है। किस में जाता है, N-2 F ऑर्बिटल्स में जाता है। तो दो टाइप के F ब्लॉक के सीरीज हैं, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज में आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 4F में जाता है। F ब्लॉक के एलिमेंट ग्रुप 3 को बिलोंग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप 3 के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट। और जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है लेंथेनाइड्स का, जिनोन 4F 1 से 14, 5D0 या 1, 6S2, ये इनका इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये बेटा इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया मैंने, ठीक है। इनके कॉन्फ़िगरेशन में आप एक खास बात याद रखो कि यहाँ पे लेंथेनाइड्स के अंदर F0 आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। F2 न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूं मैं, F2 देखने को नहीं मिलेगा और F8 देखने को नहीं मिलता, ये 3 देखने को नहीं मिलते। F7 और F14 जो होते हैं ना, ये एक एक बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो देखो डेट्स लेंथनम, ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। सीरियम से चालू होगी कहानी, तो यहाँ पे एलिमेंट्स कौन है, सीरियम से लेकर लुटेशियम, राइट। एटॉमिक नंबर 58 से लेकर एटॉमिक नंबर 71, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर एटॉमिक नंबर 71, एटॉमिक नंबर 57 लेंथनम होता है। 57 में 14 ऐड कर दो तो 71 आ जाता है। तो 58 से 71 कौन है बेटा, लेंथेनाइड्स है। इनको याद करने का तरीका क्या है, सिर पर नदियां प्रेम के समय यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम यूं ही लुट गए। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम यूं ही लुट गए। जो उम्र आपकी पढ़ाई करने की है उसमें अगर आप प्यार व्यार करेंगे तो लुटना तो वाजिब सी बात है, राइट। तो ये क्या हो गया बेटा, इनका निमोनिक हो गया, ओके। अब देखो आप यहाँ पे 4F1 आ रहा है, सीधा 4F3 आ गया, राइट। F0 तो वैसे भी नहीं आ रहा, F2 भी दिखाई नहीं दे रहा। तो हुआ क्या यहाँ पे,
ये डी का एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 4f में शिफ्ट हो गया, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7, 4f7 देखो रिपीट हो रहा है, जैसा कि मैंने बोला 4f7 रिपीट हो रहा है। ओके, उसके बाद f8 नहीं आएगा, f9 आ गया सीधा, तो एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल बढ़ गया तो 5d से वापस इलेक्ट्रॉन चला गया और 4f वापस से क्या हो गया, रिपीट हो गया। यहाँ पे मेनली f ब्लॉक एलिमेंट से जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं ना वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 99% सवाल f ब्लॉक के इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आते हैं, वो भी आसान आते हैं, एटॉमिक नंबर दे देते हैं और पूछते हैं कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कर लो भाई, काम हो जाएगा आपका इस केस में। ओके, फिर ये रेडियस है, तो रेडियस में देखो बेटा इन सब के रेडियस अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोजर है। रेडियस क्या है, एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोजर है, तो इनको एक दूसरे से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज इनके साइजेस क्या हैं, एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हैं। अब देखो आप जब आप बात कर रहे हो लैंथनम से लेकर लुटेशियम तक एटॉमिक रेडियस क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, लेकिन सडनली बीच में यूरोपियम आ गया। यूरोपियम का एटॉमिक रेडियस क्या है बेटा, सबसे ज्यादा है। यहाँ पे याद रखिए यूरोपियम का एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा है। आयनिक रेडियस तो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, लेकिन बीच में यूरोपियम आ गया। यूरोपियम का एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होता है किसके अंदर, लैंथेनाइट सीरीज के अंदर। ठीक है, फिर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन तो हमें पता ही है कि 4f के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग क्या होती है, पुअर होती है, तो उसकी वजह से आउटरमोस्ट शेल के ऊपर जेड इफेक्टिव बढ़ गया। जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से क्या होता है, साइज घट गया एंड दैट इज कॉल्ड लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अभी आपको बताया कि सिमिलर साइजेस होने की वजह से इनका सेपरेशन क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता। एंड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट बेसिक नेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो सीरियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो ज़्यादा बेसिक है रादर देन इन कंपैरिजन टू द लुटेशियम का हाइड्रोक्साइड। ये होते सारे के सारे बेसिक हैं, लेकिन सीरियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ज़्यादा बेसिक है। ऐसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका कॉमन स्टेट क्या है, +3। ये किसी भी स्टेट में हो ये +3 में आ जाएंगे वापस, +4 में होंगे +3 में आ जाएंगे, +2 में होंगे +3 में आ जाएंगे। तो +2 वाला अगर +3 में जा रहा है तो खुद को क्या कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। ठीक है, और अगर +4 वाला +3 में जा रहा है मतलब खुद को रिड्यूस कर रहे हैं, राइट, मतलब वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। इस पे भी सवाल आते हैं, इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद को रिड्यूस करेगा, और खुद को रिड्यूस करने का मतलब अपने स्टेट घटा रहा है वो, मतलब +4 से +3 वाला। जो +4 वाला होगा वो आप आंसर कर जाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब +2 से +3 ले जा रहा है वो, तो +2 वाले को आप मार्क कर देंगे। ठीक है, फिर सीरियम +4 जो है, ठीक है, ये क्या कर सकता है, ये वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। सीरियम +4 इवन इट कैन ऑक्सीडाइज द वाटर, और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लो है, और स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होने की वजह से इसे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी यूज करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सीरियम +4 को। ऐसे ही PrNd TbDy, अब PR कहां पे है, सी के, सीरियम के नीचे। ठीक है, देखो कॉन्फ़िगरेशन से याद करवाता हूं आपको इसे। सीरियम के नीचे कौन है, PrNd, ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है, ये अगला एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है, और ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है। ये 3 एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे, और बाकी सब में देखो 5d में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। बाकी सब में 5d का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, 4f में जंप हो गया, राइट। तो PrNd एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन के नीचे, अगला एक्सपेक्टेड है गैडोलिनियम, उसके नीचे कौन है, TbNdy, तो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं। तो PrNd TbDy ये +4 स्टेट शो करते हैं इनके ऑक्साइड्स के अंदर, राइट। Eu2+ स्टेबल होता है F7 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, लेकिन 3+ इससे ज्यादा स्टेबल है। ये अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर लेगा, मतलब क्या करेगा, F6 कॉन्फ़िगरेशन पे चला जाएगा। Tb4+ जो है वो भी F7 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्टेबल है, लेकिन ये अपने आप को रिड्यूस कर लेता है, तो ये F8 कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। Yb2+ क्या होता है, F14 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्टेबल है, राइट। समेरियम जो है जस्ट लाइक यूरोपियम +2+3 स्टेट्स को शो कर सकता है, राइट। फिर जनरल प्रॉपर्टीज हो गई कि ये लैंथेनाइट्स कैसे होते हैं, सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इनकी हार्डनेस एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से इंक्रीज करती है। समेरियम
एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर लैंथेनाइड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कि हार्डनेस इसकी सबसे ज़्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, सबसे ज़्यादा है। इनकी नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट की रेंज कितनी है, 1000 केल्विन से 1200 केल्विन, लेकिन समैरियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा है। इनके ट्राइवेलेंट स्टेट्स के अंदर ये नॉर्मली क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, बिकॉज यहाँ पे अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर नॉट डी, एफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। La3+ और Lu3+, ठीक है, ये कलर शो नहीं करते हैं। बाकी के +3 वाले एलिमेंट्स क्या करते हैं, कलर शो कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे अनपेयर्ड एफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जहाँ पे F0 या F14 टाइप है वहाँ पे अनपेयर्ड एफ इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट नहीं है, तो वो सब के सब क्या है, डायमैग्नेटिक है। उसके अलावा बाकी के सारे एलिमेंट्स जो हैं इनके +2 +3 +4 में पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। ठीक है, ये बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशंस हो गए। इनका पहला आयनाइजेशन एनर्जी 600 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है, और दूसरा जो होता है वो 1200 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है। कैल्शियम से क्या है, कंपेरेबल है। लैंथनम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेता है। गैडोलिनियम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते ही F7 लेता है। लुटेशियम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते ही F14 कॉन्फ़िगरेशन लेता है, इसलिए इनका I3 क्या होगा, उम्मीद से कम होगा। ठीक है, अर्लियर एलिमेंट जो होते हैं केमिकल रिएक्टिविटी में कैल्शियम के सिमिलर होते हैं, और लेटर एलिमेंट्स क्या होते हैं, एल्यूमिनियम के सिमिलर होते हैं। इनका जो 3+ से 0 स्टेट आने का जो E0 है वो सबके सब नेगेटिव है, मतलब ये +3 स्टेट में रहना पसंद कर रहे हैं। नॉर्मली इनका रेंज क्या होता है, -2.2 से -2.4, लेकिन यूरोपियम का रेंज कितना, -2.0, इसकी वैल्यू कितनी, -2.0 वोल्ट। और ये इनकी केमिकल रिएक्शंस का चार्ट है। केमिकल रिएक्शन के चार्ट में सबसे बढ़िया बात क्या है कि लैंथेनाइड जो है जब भी रिएक्शन शो करते हैं ये हमेशा +3 स्टेट में जाते हैं, ये हमेशा +3 स्टेट में जाते हैं। ठीक है, विथ एसिड H2 बनाते हैं, और जो एसिड का एनायनिक पार्ट होगा उसके साथ लैंथेनाइड का क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा +3 स्टेट में। हैलोजन के साथ हैलाइड्स बनाते हैं +3 स्टेट में। वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और H2 गैस रिलीज करते हैं +3 स्टेट में। नाइट्रोजन के साथ ये क्या करते हैं बेटा, +3 स्टेट में नाइट्राइड्स बनाते हैं, यहाँ नाइट्रोजन किस में, -3 में है। सल्फर के साथ ये सल्फाइड्स बनाते हैं, सल्फर -2 में है। ऑक्सीजन के साथ ये क्या करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं -2 में। कार्बन के साथ ये अलग अलग टाइप के कार्बाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, LnC2 LN3C Ln2C3। ठीक है, ये 3 टाइप के कार्बाइड्स यहाँ बनते हैं। उसके बाद मिश मेटल, ध्यान रखिए मिश मेटल के अंदर 95% लैंथेनाइड होते हैं, और बाकी का 5% जो होता है, ये बाकी आपको बस ये याद रखना 95% लैंथेनाइड है, 5% कौन है, आयरन है, और इन ट्रेसेस सल्फर का, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जब आप नीट या जेई मेंस की बात करते हैं तो ये वाला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है, मिश मेटल का अगर आप मैग्नीशियम के साथ एलॉय बनाते हैं तब ये बेटा क्या करते हैं, बुलेट्स बनाने के काम में आते हैं, शेल्स बनाने के काम में, लाइटर के फ्रिंज बनाने के काम में आते हैं। ऐसे आप एक्टिनाइड्स की बात करते हो तो आखिरी इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में जाता है, ये ग्रुप 3 में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लैंथेनाइड्स पीरियड नंबर 7 में प्रेजेंट होते हैं, और एक्टिनाइड्स पीरियड नंबर 7 में होते हैं, और लैंथेनाइड्स कहाँ होते हैं, पीरियड नंबर 6 में प्रेजेंट होते हैं। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Rn5f1 से 14 6g07 7s2। यहाँ पे भी आपसे कॉन्फ़िगरेशन पे सवाल पूछे जाते हैं। इनके कॉन्फ़िगरेशन की खास बात क्या है बेटा यहाँ पे, कि इनके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको F1 नहीं देखने को मिलेगा, F5 नहीं देखने को मिलेगा, F8 नहीं देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप देखोगे कि F7 और F14 ये दोनों क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे थोरियम ये भले ही F ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन इसके पास 5f में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए बेटा F1 नजर नहीं आ रहा, F2 F3 F4 आ गया, F5 नजर नहीं आएगा, सीधा F6 आ गया, F7 रिपीट हो गया। ठीक है, यहाँ F5 नहीं आ रहा, यहाँ F1 नजर नहीं आ रहा, F7 रिपीट हो रहा है। ठीक है, F8 नजर नहीं आ रहा, F14 रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इनके कॉन्फ़िगरेशंस को याद कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन किस किस के हैं, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशंस हैं यहाँ पे।
मेनली सवाल आपसे इन्हीं से पूछे जाते हैं। फिर कभी कभी आपसे बस एटॉमिक साइज और आयनिक साइजेस क्या करते हैं, कंटिन्यूसली डिक्रीज करते हैं। यहाँ पे जस्ट लाइक लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन आता है बिकॉज ऑफ एफ की पुअर शील्डिंग, और जो एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है देन द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। बस इतनी सी बात पूछेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आप ध्यान रखिए, यहाँ पे मेनली स्टेट सबके सब +3 शो करते हैं, लेकिन थोरियम जो है वो +4, Pa +5, यूरेनियम +6, नेपच्यूनियम +7, Pu +7, ये अपने हाईएस्ट स्टेट ये हैं इनके। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज करते चले जाते हैं, +3 शो करते हैं। ठीक है, एक्टिनाइड्स भी जो होते हैं लेंथेनाइट से मैच करते हैं विद +3 स्टेट के कंपाउंड्स को शो करने में। +3 +4 क्या करते हैं बेटा, ये हाइड्रोलाइज भी हो सकते हैं। ठीक है, एक्टिनाइड जो होते हैं वो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। मेनली एक्टिनाइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम वैसे ज़्यादा डिस्कशन करते नहीं है बिकॉज एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए हम इनकी ज़्यादा प्रॉपर्टी का डिस्कशन करते नहीं। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप बस आपको वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इन पॉइंट्स को आप ध्यान रख सकते हो एग्जाम परस्पेक्टिव से। बॉइलिंग वाटर के साथ ही क्या करते हैं, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, राइट। विद नॉन मेटल्स के साथ ये मॉडरेट टेम्परेचर पर रिएक्शन शो कर सकते हैं। HCl के साथ ये सब मेटल्स रिएक्ट करते हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ ये क्या करते हैं, ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं करते हैं बिकॉज इनके पे प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, और एल्कलीज के साथ इनका कोई भी रिएक्शन शो नहीं होता है। F ब्लॉक में मेनली जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, और लेंथेनाइड्स को अच्छे से पढ़ना है आपको बस। एक्टिनाइड्स ऐसे ज़्यादा कोई खास नहीं है, ठीक है, जिस पर ज़्यादातर सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी कॉन्फ़िगरेशंस आप क्या करेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का याद कर लेंगे, राइट। तो इस तरीके से ये एंटायर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया, इसको आप अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, सारी चीज़ें एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर्ड है यहाँ पे। ओके गाइज, सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस चैप्टर, थैंक यू सो मच।